नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में। मैं हूं विश्व मोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है। लेकिन पावर ट्रेड की शुरुआत करें उससे पहले आपको बाजार के लिए कुछ जो ट्रिगर हैं वो बता देते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से क्यूज क्या मिल रहे हैं, बाजार के लिए कैसा सेटअप है, फिर आगे आपके लिए बेहतरीन ट्रेड, स्टॉक्स इन न्यूज और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट, यानी पूरा पावर पैक अगला 1 घंटा होगा जहां बाजार खुलने से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के 4 बड़े ट्रिगर की जिस पर आपको जरूर फोकस करनी चाहिए। तो यूएस में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से काफी बेहतर थे। 3.2% का अनुमान था। जीडीपी ग्रोथ तीसरी तिमाही में आई 4.3% अनुमान से काफी बेहतर। हालांकि इससे ब्याज दरें घटने की संभावनाएं भी कम हो गई है। लेकिन S&P 500 रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाया। नैस्डैक में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। अन्य संकेतों में एशियाई बाजार की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 26,200 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। आज बहुत ज्यादा एक्शन की उम्मीद नहीं है, छुट्टियों का हफ्ता है। कई सारे इंटरनेशनल मार्केट में आज हाफ डे है, आधे दिन ही ट्रेडिंग होनी है, दोपहर के बाद ट्रेड नहीं होना है। क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी वहां पर। और इस दौरान एशियाई बाजारों को देखें तो धीमी शुरुआत है, हल्की तेजी दिख रही है ज्यादातर एशियाई बाजारों में। लेकिन सोना और चांदी लगातार आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, एक के बाद एक नई तेजी यहां पर दिख रही है। आगे इसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो आज ढेरों बड़े स्टॉक्स को लेकर काफी खबरें हैं। अदानी पोर्ट ने नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है और ये एक अहम अपडेट है जिस पर आगे चर्चा जरूर होगी। बायोकॉन की बायोलॉजिक्स जो बायोसिमिलर उनकी सब्सिडियरी है, उसने ऑर्थराइटिस की दवा के ग्लोबल राइट्स मिल गए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी, कमर्शियलाइजेशन यानी उसकी मार्केटिंग भी करेगी। और इससे बायोसिमिलर स्पेस में कंपनी की जो मौजूद है ग्लोबल मार्केट में वो काफी मजबूत होगी। चलिए, ये कुछ बड़े ट्रिगर है जिस पर आपको नजर रखें और उसका असर बाजार पर, इन स्टॉक्स पर भी दिखेगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं, उसका घरेलू बाजार पर क्या असर हो सकता है, चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं, कल भी संकेत अच्छे थे, आज भी संकेत अच्छे हैं। और अमेरिकी बाजारों के लिए एक और बड़ा ट्रिगर है, वहां का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा है, 2 साल में सबसे मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है। Q3 में जो अनुमान था 3.2% का था, लेकिन जो ग्रोथ निकल के आई है वो आई है 4.3%। और इस चीज ने अमेरिकी बाजारों को कल चीयर करने का काम भी किया है, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी थोड़ी नरम हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने लोअर लेवल से बहुत बढ़िया हमने रिकवरी देखी। और S&P 500 और नैस्डैक ये डे हाई पर जाकर बंद हुए। S&P 500 ने तो बाकायदा कल नया रिकॉर्ड हाई भी लगा दिया है। तो अच्छी तेजी रही। डाउ जोन्स हालांकि लोअर लेवल से 200 अंकों की रिकवरी वहां पर भी दिखी, 79 अंकों के गेंस पर बंद हुआ। नैस्डैक की जो तेजी रही 133 अंकों की रही। और एक और स्टेबिलिटी का संकेत ये आ रहा है कि एआई स्टॉक्स को लेकर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी चर्चाएं हो रही थी कि क्या वहां पर बबल बन गया है, क्या वो बस्ट होगा। लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर आप एनवीडिया को देखेंगे, जो कि एआई का दिग्गज है, सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है अमेरिका में, 4 सत्र की जो तेजी हुई है एनवीडिया में लगातार, उसमें 12% स्टॉक दौड़ गया है। और एनवीडिया के अलावा हमने देखा कि ब्रॉडकॉम हो गया, अल्फाबेट हो गया, अमेजोन हो गया, वहां पर भी हमने तेजी देखी और 1.5 से 3% तक ये सारे के सारे स्टॉक्स चले। अब क्या है कि क्रिसमस की छुट्टी है कल अमेरिकी बाजार में, आज वहां पर आधे दिन का ही कारोबार होगा। थोड़े वॉल्यूम ड्राई अप होते हुए दिखाई देते हैं। जो एफआईज होते हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, छुट्टी पर भी जाते हैं। और अमेरिका में देखिए कल्चर है, अमेरिका में या फिर यूरोप में लोग क्रिसमस एक बड़ा वेकेशन होता है और पूरा फैमिली के साथ उसको एंजॉय करते हैं, तो थोड़ी सी ना वॉल्यूम कम होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटा रैली की बातचीत भी होती है। और सेंटा रैली यानी कि मौजूदा साल के आखिरी 5 ट्रेडिंग सेशन और अगले साल के 2 ट्रेडिंग सेशन, इसको मिला के ये 1 हफ्ते भर का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें देखते हैं कि बाजार किस तरह का प्रदर्शन करता है। और हिस्टोरिकली ऐसा देखने को मिला है कि 1950 से अब तक 1.3% के नेट पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और 78% मौकों पर ऐसा हुआ है कि बाजार ने दिए हैं पॉजिटिव रिटर्न। तो उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन एशिया की अगर बात करें तो एशिया से संकेत भी आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। चाइना को अगर हम छोड़ दें तो अदरवाइज तो सेंटिमेंट वहां से भी आपको बेहतर ही दिखाई देंगे। हांगकांग ऊपर है, 0.25% के गेंस हैं। हम देख रहे हैं कि जापान का बाजार निकेई भी थोड़े से गेंस जरूर दिखा रहा है, चौथे सत्र में तेजी वहां पर है। हालांकि 80 अंकों पर बढ़त सीमित है। कोरिया के बाजार में थोड़ी सी तेजी है। तो कह सकते हैं कि मिक्स्ड। गिफ्ट निफ्टी आपको 25-30 अंकों पर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो संकेत ओवरऑल एशिया से ठीक ठाक ही है। लेकिन गोल्ड सिल्वर क्या कमाल की तेजी विश्व मोहन चल रही है। और
मतलब हम तो 2-3 महीने पहले से मान रहे थे कि शायद अब रुक जाएगी, अब तेजी रुक जाएगी, लेकिन कोई ब्रेक नहीं है। और जियोपॉलिटिकल जो चिंताएं उभर के नई नई सामने आ रही हैं, ये गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को और बढ़ा रही हैं, इसको और फ्यूल कर रही हैं। अब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनाव है। अमेरिका ने वेनेजुएला के टैंकर सीज किए हैं, पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है वेनेजुएला के लिए। ब्लॉकेड से थोड़ी सी ना सप्लाई को लेकर कंसर्न्स थे, तो क्रूड को तो हम देख रहे हैं कि तेजी मिल ही रही है, लेकिन कहने की गोल्ड के प्राइसेस पर भी इसका असर पड़ रहा है। और कल हमने देखा कि $4,550 के आज का भाव है, $4,550 के आसपास के गोल्ड के प्राइसेस हो गए हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो $72 का नया रिकॉर्ड बनाया है सिल्वर ने, और उसके आसपास ही टिक रही है। तो ये स्थिति है। बाकी खबरें ये आ रही हैं कि यूक्रेन ने रशिया के कुछ वेसल्स पर स्ट्राइक किए हैं, उसके चलते भी थोड़े से कंसर्न्स हैं। तो क्रूड में थोड़ा उबाल आया है, $62 के आसपास के भाव हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा नरम हुआ है, 98 के नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स। लगातार तीसरे सत्र में हम नरमी देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, हमारे लिए निश्चित तौर पर अच्छे संकेत हैं। और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी स्टेबल है, 4.15%, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं कल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो विश्वमोहन जो संकेत हैं अमेरिकी बाजारों से या फिर एशियन मार्केट से, ये बेहतर साइड पर फिलहाल के लिए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर अमेरिका में दरें, मान लीजिए दरों को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए आर्थिक आंकड़े अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, जीडीपी का नंबर अच्छा है, मान लीजिए लेबर मार्केट से भी अच्छे आंकड़े आते हैं। आज हम वहां पर देखेंगे कि एक और आंकड़ा होगा, आज वहां पर वीकली जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे। अगर वो भी अगर स्ट्रांग आते हैं, अगर मान लीजिए घट के आते हैं, तो फिर एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो अगली पॉलिसी होगी, यानी कि जनवरी की जो पॉलिसी होगी, उसमें क्या फेड दरें घटाएगा या नहीं घटाएगा। तो ये कश्मकश चलती रहती है, चलती रहेगी आगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए जो संकेत हैं वो बेहतर साइड पर विश्व में दिखाई दे रहे हैं। संकेत यहाँ पर बेहतर है, ग्लोबल मार्केट से भी ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहे हैं और आज खबरें भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अभिषेक, एक चीज़ एफआईआईज को लेकर लगातार 2 दिनों से यहाँ पर बिकवाली एफआईआईज की वापस से लौटी है 3 दिनों की खरीदारी के बाद। क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत एफआईआईज से लेने चाहिए? क्या कुछ ट्रेंड में आगे कुछ बदलाव होगा? और आज के लिए मार्केट का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? विश्व में देखिए, अगर हम एफआईआईज की बात करें तो जो आंकड़े हैं ना, आपको हो सकता है कि देखिए कि कैश में लगातार सेकेंड डे उन्होंने सेलिंग की है, लेकिन क्वांटम छोटे हैं और ये क्वांटम थोड़े छोटे होंगे भी। हम लोग ये क्रिसमस वाली वीक में आ गए हैं, एफआईआईज की एक्टिविटी वैसे भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो एक रीज़न वो भी है। लेकिन आप देखिए कल भी कितने उन्होंने 1794 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। अब ये 2000 करोड़ रुपए के नीचे के आंकड़े मतलब कुछ होते नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो सेंटिमेंट के लिहाज से हो सकते हैं, लेकिन एफआईआईज की जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है करीब करीब 13.5% के आसपास। वो थोड़ी सी तो लोअर लेवल से बढ़ रही है। हमने देखा था पहले 8% के नीचे भी चली गई थी। और अच्छी चीज़ गौर करने वाली विश्वमोनी एफआईआईज के आंकड़ों में ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 3 सत्र से एफआईआई जो है वो बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4 सत्र से एफआईआईज की बाइंग आ रही है, तो ये एक निश्चित तौर पर अच्छा आंकड़ा है। कल हमने देखा कि स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1850 करोड़ रुपए के आसपास की उन्होंने बाइंग की है। तो जो कैश में जो सेलिंग आई, तो मान लीजिए पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होगी, एक तरह से न्यूट्रल हो गया मामला। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है, तो वहां पर थोड़े से बाइंग मोमेंटम आ रहे हैं। थोड़े आंकड़े स्टेबल तो हो रहे हैं विश्वमोहन, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रीवियसली हमने देखा था कि जिस हिसाब से लगातार एफआईआईज की बिकवाली आ रही थी, अब वो उस पर थोड़ा ब्रेक लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि फाइनली ये एक सस्टेन्ड बाइंग में तब्दील कब होते हैं। ये तब्दील तब होंगे कहीं ना कहीं एफआईआईज भी वेट एंड वॉच के मोड में हैं और एफआईआईज देखना चाहेंगे कि आपकी जो Q3 की जो अर्निंग्स निकल के आती है वो किस तरह निकल के आती है। क्योंकि अर्निंग मान लीजिए अगर बेहतर होगी तो फिर ये जो वैल्यूएशंस वाले कंसर्न है, 22.5 के आसपास का निफ्टी का पी है, ये थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा सॉफ्ट होगा भारत में। अगर वैल्यूएशन सॉफ्ट होता है तो उनको लगेगा कि नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले जो एशियन पीयर्स हैं वहां पर ज्यादा रिटर्न मिले हैं और वहां पर वैल्यूएशन भी सस्ते रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत का फिर वो रुख करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये 15-20 दिन अभी ये वेट एंड वॉच वाला मोड है। और दूसरी चीज ये है कि अभी भी देखिए ट्रेड डील हुई नहीं है। ट्रेड डील को लेकर रह के खबरें आती हैं कि अब होगी तब होगी, नए नए डेडलाइंस आते हैं। अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब अनंत नागेश्वर ने कहा था कि वो मार्च तक अगर डील नहीं होती है तो निराश होंगे, मतलब सरप्राइज होंगे। तो अब बाजार भी कहीं ना कहीं उस चीज को डिस्काउंट कर रहा होगा, लेकिन ये ओवरहैंग है बाजारों के लिए। और ये भी
F5s के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन यह है कि आंकड़े थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। अब देखते हैं कि फाइनली कब सुधरते हैं। अदरवाइज वैसे आप देखेंगे तो दिसंबर में जो बिकवाली है 22,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है F5s की। नवंबर में उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए के नेट शेयर बेचे थे। DI से लगातार विश्वमोहन सपोर्ट है और दिसंबर में अब तक करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के DIs बाइंग कर चुके हैं। कल भी हमने देखा कि जो बाइंग का आंकड़ा रहा उनकी तरफ से जितना F5s ने सेल किया है उसके डबल उन्होंने बाय किया है। 3800 करोड़ रुपए की DIs की बाइंग रही। तो घरेलू फंड सपोर्ट कर रहे हैं बाजार को। लेकिन ये F5s अगर लौट आते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बैंकिंग के लिए, IT के लिए, क्योंकि बैंकिंग आप निफ्टी बैंक देखेंगे एक रेंज में वो भी फंसा हुआ है, इसके लिए भी ट्रिगर का काम करेगा। हालांकि एक ट्रिगर एक और है कि RBI ने डिसीजन लिया है कि वो लिक्विडिटी पुश देंगे। OMO के जरिए करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी बाजार में इंजेक्ट करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट के लिए और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी वो एक ट्रिगर का काम करेगा। देखते हैं कि F5s का मन कब बदलता है बाजार में। तो ये FIIs को लेकर तो ये बात हो गई है, लेकिन बाजार को ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी में हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन तेजी थी। हालांकि 2 दिनों के स्ट्रॉन्ग गेन के बाद एक रीजनेबल बाइंग या स्थिरता दिख सकती, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन के रेशियो अच्छे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि 3:2 देखिए वहां पर का रेशियो था एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, वो अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या करीब करीब 1697 थी। 1226 शेयर्स ऐसे थे जो गिरकर बंद हुए हैं। क्या लग रहा है, कल निफ्टी 26,200 के रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में नाकाम रहा। आज के लिए निफ्टी की स्ट्रेटजी क्या है? विश्व देखिए कल क्या हुआ कि रेंज बहुत टाइट रही। कल तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन निफ्टी की जो रेंज थी हार्डली 110 अंकों की थी। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो 59,000 के बेस पर भी निफ्टी बैंक की जो रेंज रही वो 200 अंकों के आसपास की रेंज रही। तो काफ़ी नैरो रेंज में कारोबार हुआ। आज मुझे लगता है कि थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट आज आपको लौटता हुआ दिखाई देगा। हालांकि विश्व में देखिए बाजार में थोड़े वॉल्यूम कम रह सकते हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम रह सकता है, क्योंकि न्यू ईयर के अराउंड होता है तो लोग छुट्टियां भी यहाँ भी प्लान करते हैं। क्रिसमस तो ठीक है यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, लेकिन न्यू ईयर का माहौल तो यहाँ भी काफ़ी गर्म होता है, तो वो एक चीज़ रहेगी। लेकिन कल हमने देखा कि सरकारी कंपनीज, एनर्जी, मेटल, पावर, ये वाले सेगमेंट थोड़े बजिंग थे। IT में प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, फार्मा रियल्टी में कमजोरी आ रही थी। लेकिन IT में हो सकता है कि आज सपोर्ट आपको लौटता हुआ दिखाई दे। हम देख रहे हैं कि जो धीरे धीरे क्या है कि निफ्टी का जो सपोर्ट है विश्वमोहन वो ऊपर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये देखिए कि निफ्टी जो है सभी जो क्रूशियल DMAs हैं 20, 50, 100, 200 सबके ऊपर आके कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट का लेवल जो विश्वमोहन निफ्टी के लिए अब दिखाई दे रहा है वो है 26,100 का। और जो मजबूत सपोर्ट है जिसके अब टूटने की जो आशंका है वो काफी कम लग रही है, वो है 26,000 का। 26,000 से आप 25,900 की एक रेंज मान लें तो ये बेहतर होगा। और यही संकेत भी हमें दे रहे हैं जो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट के जो आंकड़े हैं निफ्टी के। तो मेरा मानना है कि जो रेजिस्टेंस जोन है आज के लिए 26,250 से लेकर 26,300 का रेजिस्टेंस जोन होगा और इसके ऊपर ही बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। यहां पर थोड़ी कश्मकश होगी। आज हो सकता है कि आप 26,250 तक पहुंच जाएं, उसको पार कर लें, लेकिन 26,300 एक हर्डल के तौर पर काम करेगा और यही एक रेंज भी है बाजार के लिए। 26,300 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर जो अगला लक्ष्य होगा वो होगा 26,500 का। 26,200 की जो कॉल है वहां पर आप देखिए करीब करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक हर्डल है। कल भी हमने देखा कि बाजार ब्रीफली निकला तो था 26,200 के ऊपर, लेकिन उसको क्रॉस कर नहीं पाया था क्लोजिंग बेसिस पर। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या हम 26,200 को क्रॉस करते हैं नहीं करते हैं। जो नए ट्रेडर हैं जिनको बाजार में पार्टिसिपेट करना है, जो थोड़ी सी दूर रहे, मेरा मानना है कि आप बाय ऑन डिप्स कीजिए, बाजार में गिरावट पर आप बाइंग कीजिए। और जो सेफ्टी है, मेरा मानना है कि 25,900 तक निफ्टी सेफ दिखाई दे रहा है। 25,900 के हमने देखा था कि 25,700 के भी नीचे गया था और उसके बाद रिकवरी आई है। तो धीरे धीरे क्या है ना कि सपोर्ट लेवल ऊपर आते जा रहे हैं निश्चित तौर पर। और इस चीज को लेकर विश्वमोहन काफी हद तक मैं कन्विंस्ड हूं। अब आज को अगर मिला लें तो 6 ट्रेडिंग सत्र है इस साल में, और इस साल में निफ्टी ने तो वैसे 26,350 हाई बना दिया था रिसेंटली ही, और एक और नए हाइज
हो सकता है कि आप 26,325 को क्रॉस करके 26,500 की तरफ निफ्टी को आप बढ़ते हुए दिखाई दें। इस चीज के इंडिकेशन से बाजार के लिए जो संकेत है विश्वमोहन, वो निश्चित तौर पर सही लग रहे हैं और कुछ कुछ जो खेमे हैं बाजार को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनर्जी में कल बाइंग रही, मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम लगातार मजबूत है। आईटी में प्रॉफिट टेकिंग बस आई थी, आईटी में हो सकता है कि आज आपको बाइंग दिखाई दे। तो इंटरेस्ट निश्चित तौर पर बिल्ड होता हुआ लग रहा है बाजार में, थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही बाजार में। यहां से निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 8 दिसंबर के बाद निफ्टी ने 59,500 के आंकड़े को क्रॉस किया नहीं है और नीचे 58,800 पर बहुत ही गजब का सपोर्ट निफ्टी ने लिया। कल का सत्र जो रहा विश्वमोहन, काफी वो मिला जुला रहा। कल हमने देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक चल रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ प्राइवेट बैंक गिर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक में गिरावट हो रही थी, सरकारी बैंकों में बीओबी गिर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक से सपोर्ट मिल रहा था, सरकारी बैंकों में एसबीआई से सपोर्ट मिल रहा था। मेरा मानना है कि 59,000 एक मजबूत सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए और 59,500 एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यही 500 अंकों की एक जोन है। बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी बैंक में फंसा हुआ है, लेकिन 59,000 के पास मिले तो जिसको नई खरीदारी करनी है, मेरा मानना है कि उसको नई खरीदारी करनी चाहिए। 59,500 निकल गया तो फिर 60,000 फिर नए हाई की हम बात फिर से निफ्टी बैंक में करेंगे। लेकिन यहां पर भी स्ट्रेटजी यही है विश्वमोहन, बाय ऑन डिप्स। और ये लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज करने की जो खबर आई है आरबीआई की तरफ से, वो हो सकता है कि एक बूस्टर के तौर पर निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आज के सत्र में काम करता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 2 लाख करोड़ का जो ओएमओ है, तो ऐसा साफ दिख रहा है कि आरबीआई फ्रंट फुट से बैटिंग करना चाह रही है और इस तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन से डेफिनेटली एक बड़ा फायदा दिखेगा और बैंकिंग शेयर्स पर उसका एक्शन दिख सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आपको इंडेक्स में काम करना है, ये रीडिंग है अभिषेक की। चलिए अपने सहयोगी मिताली जैन के पास चलते हैं और समझ लेते हैं आज स्टॉक से न्यूज़ में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए आज स्टॉक से न्यूज़ की लिस्ट क्या है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नज़र रखिएगा बेलराइस इंडस्ट्रीज़ पे। कंपनी ने काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है कंपनी के साइड से, और यहाँ पे करीबन 798 करोड़ का जो स्टेक है इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया है और बचा हुआ जो 108 करोड़ का स्टेक था वो ब्लैक रॉक ने एक्वायर किया है। दरअसल इनके जो प्रमोटर है सुमेध टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेच दी थी करीबन 6.56% के आसपास, और वो हिस्सेदारी एसबीआई म्यूचुअल फंड और ब्लैक रॉक खरीदते हुए नजर आए। तो कुछ प्रोमिनेंट नाम यहाँ पे, तो इस पे रखिएगा आज अपनी नज़र। कोल इंडिया की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अनब्लॉकिंग ट्रिगर सामने आया है। कंपनी की जो 2 सब्सिडरीज है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, उसकी लिस्टिंग के लिए और महानदी कोल फील्ड्स की लिस्टिंग के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो सब्सिडरीज की लिस्टिंग से शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आ सकती है, तो याद रखिएगा अपना फोकस। अडानी पोर्ट्स के यहाँ से भी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड NQXT पोर्ट एक्विजिशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और इस डील के तौर पर उन्होंने नए जो शेयर्स इशू करे हैं वो है करीबन 14.38 करोड़ शेयर्स, और ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पे के बेसिस पे इशू किए गए हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि सीसीआई ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है ब्लैक रॉक को फेडरल बैंक का 9.99% का स्टेक एक्वायर करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लैक रॉक आपको आने वाले टाइम में ये स्टेक एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। अजंता फार्मा की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अजंता फार्मा ने बायोकॉन के साथ एक इन लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है। डील के तहत अजंता सेमाग्लूटाइड जो एक ड्रग है उसको 26 कंट्रीज़ में मार्केट करने वाली है। साथ ही ये जो ड्रग है ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी सेगमेंट की एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको फॉरेन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। IIFL कैपिटल सर्विसेज की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि IRDAI से अप्रूवल मिल गया है उन्हें कि अब वो लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों की जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में अब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो जो उनका पोर्टफोलियो है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता हुआ नज़र आ सकता है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट आज फिर से है रडार पे, क्योंकि कंपनी को एक और नया प्रोजेक्ट मिला है करीबन 200 करोड़ रुपए का। एक रेलवे ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है ये, जो इनको नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विक्रन एनर्जी को भी रखिएगा अपने फोकस में, क्योंकि विक्रन एनर्जी इंजीनियरिंग को रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से बिग टिकट ऑर्डर मिला है, जिसका डील साइज बताया जा रहा है करीबन 2036 करोड़ रुपए का। ये जो EPC कॉन्ट्रैक्ट
है। इसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स अगर हम देखें तो करीबन 600 मेगावाट का ये एक एसी सोलर पावर प्रोजेक्ट है और मल्टीपल लोकेशंस में ये फैला हुआ रहेगा महाराष्ट्र के, तो यहाँ रखेगा अपना फोकस। एचसीसी की बात करें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना जो राइट इशू का अलॉटमेंट था उसे कंप्लीट कर लिया है। कंपनी ने नए 80 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं 12.5 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव से, और इससे कंपनी का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो बैलेंस शीट भी आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी इस फंड रेज के बाद। गेल की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो एक गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। कंपनी 12.7 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी का यूरिया प्लांट प्लान कर रही है और मुंबई नागपुर जहार से कुदा जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उस कॉरिडोर के पास ये इनका प्लांट होता हुआ नजर आ सकता है। तो कुछ तमाम स्टॉक्स जो रखने चाहिए आज आपको फोकस में। ठीक है, ये तमाम शेयर रहेंगे जो आज फोकस में रहेंगे। तो खबरों का जो एक्शन है बाजार में लगातार कायम है। भले ही इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन न्यूज़ बेस्ड बाइंग जम के आ रही है। और कल के सत्र में भी देखा कि हमने ऐसे कई सारे शेयर थे जहां पर 5% 7% के आसपास के उछाल हमें दिखाई दिए थे। और अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें तो कल जहां पर बड़े मूव दिखाई दिए उनमें हमने देखा कि प्रिज्म सीमेंट 17% चढ़ा। रेलवे स्टॉक्स में बड़ी अच्छी तेजी आ रही थी। इरकॉन में करीब हमने 7.5-8% की तेजी देखी। आरती ड्रग्स चढ़ा। चोलामंडलम में हमने तेजी देखी करीब 6% के आसपास की। एलसी इंडिया, तो मेटल्स में मजबूती लगातार कायम है। लेकिन आज 24 तारीख, कल क्रिसमस। विश्वमोहन, क्रिसमस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। विश्वमोहन, एक मेरे मन में सवाल आ रहा था, ये मैरी क्रिसमस क्यों कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं? ये उनके मदर के नाम पे ये किया जाता है और उनके कहा जाता है कि यीशु के जन्म का हम उत्सव मनाते हैं और इसको लेकर कुछ यादें भी हैं। कल मेरी बेटी कह रही थी कि पापा उसमें बेड के पास ये झोला टांग दे, क्या इसमें सेंटा क्लॉज आएगा और कुछ गिफ्ट देकर जाएगा। तो इस तरह से बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि हमने अपने बचपन में इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है, हम दिवाली ज़्यादा सेलिब्रेट किए, होली ज़्यादा सेलिब्रेट किए हैं। लेकिन आजकल हम महानगरों में रहते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने पहले से प्लान कर रखा कि कल हमारी क्या तैयारी है, कल कहाँ ले जाओगे बताओ। कई हफ्ते से वो 25 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा दिन है और पूरी ग्लोबल फेस्टिवल है और धूमधाम से मनाई जा रही है। कई सारे, मैं एक पहले क्लासेस में जाता था, कल टीचर का मैसेज आया था चर्च में आने के लिए, 8 बजे से हमारा कार्यक्रम है, आप ज़रूर आएँ। और ये पूरा जनवरी के पहले हफ्ते तक चलता है। तो काफ़ी अच्छा खुशनुमा मौका है। बाजार में वॉल्यूम भी कम है, FIIs तो जा ही रहे हैं, बाकी इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी कम है। जितने गेस्ट भी बुलाते वो भी कहते कि छुट्टियों पे जा रहे हैं, आज मत बुलाइए। आज हमारे कई एक स्पेशल प्रोग्राम भी था तो आधे गेस्ट कहे कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अगले हफ्ते रखिए ना। इस तरह की चीज़ें होती हैं अभिषेक। हाँ, नहीं विश्वमोहन, देखिए क्या है ना कि एक तरह से ग्लोबल फेस्टिवल है और जिस तरह से धीरे धीरे लोग अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहीं पढ़ भी रहा था, पता नहीं कितना सही कितना गलत है, कि ब्रिटेन में, UK में आमतौर पर जनरली जब लोग विश करते हैं तो हैप्पी क्रिसमस ही बोलते हैं। ये अमेरिकन स्टाइल है मैरी क्रिसमस बोलने का, थोड़ा सा ज़्यादा इनफॉर्मल वे है, थोड़ा राउडी, थोड़ा वाइल्ड फील आता है मैरी क्रिसमस में। और जिस तरह से ग्लोबल मीडिया को अमेरिका डोमिनेट करता है तो ये मैरी क्रिसमस का चलन हो गया। अदरवाइज हैप्पी क्रिसमस बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हमें तो बचपन में कई बार करेक्ट कर दिया जाता है, नहीं हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। फिर लेकिन पढ़ लिख के समझ में आया कि नहीं, आप हैप्पी क्रिसमस बोलिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए उधर माहौल बड़ा बढ़िया होता है। US में या फिर यूरोप में बर्फ़ वगैरह गिर रही होती है, तो जो भी उसके अराउंड जो कहानियां हैं ना, वहाँ के लिए ज़्यादा सूट करती हैं। इतनी सजावट वगैरह की जाती है, आप देखेंगे क्रिसमस ट्री वगैरह बना के उस पर बर्फ़ के फाये गिराए जाते हैं। तो बेसिकली त्यौहार तो उधर का ही है, यूरोप का, अमेरिका से आप ज़्यादा रिलेट करेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, अब हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जीते हैं तो जहाँ भी खुशी मिल जाए आप सेलिब्रेट कीजिए। मेरा तो मोटो आजकल जीवन में ये चल रहा है। इस तरह का सेलिब्रेशन अब दिख भी रहा है आज जितने भी शहरों में। देखिए, आप कहीं भी मॉल में जाइए, कहीं भी शॉप में जाइए या ऑफिसेस में देखिए, जिस तरह की तैयारी हुई है, जिस तरह की सजावट हुई है। और बच्चों को ये फेस्टिवल बहुत पसंद आता है क्योंकि ये गिफ्ट वाला फेस्टिवल होता है और हर बच्चे चाहते हैं कि कुछ गिफ्ट मिल जाए। खास करके चॉकलेट्स यहाँ पे काफ़ी बांटे जाते हैं तो इससे काफ़ी
उनको खुशी मिलती है। चलिए हम अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं। निमेश ठाकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं nimeshthakar.com से। गुड मॉर्निंग सर, मैरी क्रिसमस आपको। और आज का दिन आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि एक तो फेस्टिवल वाला पूरा फील आ रहा है, बाजार में वॉल्यूम है नहीं, कल भी हमने देखा था म्यूटेड कारोबार हुआ था। आज किस तरह के कारोबार की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि ग्लोबल सेटअप देखिए बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक है। ज्यादातर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आज रहेगी घरेलू बाजार की? वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, और क्रिसमस की मेरी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि मार्केट के अंदर जिस तरह से अभी एक फेस्टिव सीजन है ग्लोबल मार्केट के अंदर, और नॉर्मली फेस्टिव मूड के अंदर हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि ये टाइम पीरियड के अंदर फ्रॉम 23rd 24th दिसंबर टू 2nd 3rd जनवरी तक मार्केट में एक वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सुस्त कारोबार रहता है, क्योंकि ग्लोबल पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता है। अगेन अब अगर आप देखिए तो हमारे मार्केट के अंदर जिस तरह से एफआईआई का कंटिन्यूअसली बिकवाली थी, तो अगर एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सुस्त कारोबार रहता है, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ से बिकवाली नहीं आएगी फ्रेश। तो अगर ये कंडीशन है तो डोमेस्टिक तो बाइंग हो रही है, तो मैं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ से करेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, और मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहने के चांसेस जो है वो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो ऑल ओवर सेटअप जो है वो बुल्स साइड है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से शॉर्ट करके एटलीस्ट नहीं चलना चाहिए। मार्केट आइदर साइड में रहेगा या मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मार्केट नया हाई भी बना सकता है ये सांता रैली के अंदर। तो ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर बाय करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 24,950 के आसपास जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो मैं मानता हूँ कि जब तक निफ्टी 24,950 के ऊपर है तब तक कोई मार्केट के अंदर जो है वो खराबी नहीं दिख रही है, और मार्केट के अंदर बाउंड डिप्स का मार्केट है, बाय करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं मैं निमेश जी। और मैंने भी यही बताया था कि 24,900 तक तो मामला 25,900 तो मामला सेफ लग रहा है। तो बाजार पे जो सेंटिमेंट है, जो ट्रेंड है, वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। थोड़ा हो सकता है कि कंसोलिडेट और करे। और अभी छुट्टियों का देखिए सीजन शुरू हो गया है, क्रिसमस की छुट्टियां, नए साल की छुट्टियां, तो थोड़े वॉल्यूम, थोड़ा पार्टिसिपेशन वो कम तो रहता ही रहता है इन दिनों। लेकिन यह है कि बाजार में जो मोमेंटम है वो निश्चित तौर पर स्ट्रांग है। बाय ऑन डिप्स कीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है और खबरें खूब आ रही हैं, जम के आ रही हैं। जरा बताइए निमेश जी कि शेयरों में आप कहां पर फोकस करने की सलाह देंगे और आज क्या ट्रेड करना है? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और सिटी यूनियन बैंक का काउंटर है। कल के सेशन में पिछले काफी दिनों से स्टॉक एक अच्छा कर रहा है। एक छोटा कंसोलिडेशन होके स्टॉक के अंदर फिर से हम लोग जो है फ्रेश मोमेंटम देख रहे हैं, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर और कल के डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है। मैं मानता हूं कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। सिटी यूनियन बैंक के अंदर बाय करके चलना है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 282 का लगाना है, और ऊपर मैं मानता हूं कि 310 तक के लेवल सिटी यूनियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो सिटी यूनियन बैंक हो गया बाय करने का, और दूसरा कल के सेशन में हम लोगों ने रेलवे स्टॉक के अंदर जो है वो काफी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखा, या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास बाइंग होते हुए देखा है। बजट आ रहा है, मैं मानता हूं कि रेलवे स्टॉक यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है। तो आरवीएनएल के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। मैं मानता हूं कि आरवीएनएल का चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 100 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने काफी कंसोलिडेट किया है, और बार बार अगर आप देखिए चार्ट तो 320 के आसपास से स्टॉक बार बार जो है वो बाइंग आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, सामने इवेंट है। तो आरवीएनएल के अंदर यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 330 का लगाना है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में 370 तक के लेवल आरवीएनएल में देखने को मिल सकते हैं। काफी वॉल्यूम के साथ कल के अंदर हम लोगों ने एक प्राइस एक्शन आते हुए देखा था। तो आरबीएनएल और सिटी यूनियन बैंक, ये दो स्टॉक मेरी पसंद है, और यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, रेलवे शेयरों की रफ्तार भी अच्छी रही है। आरवीएनएल को खरीदने की सलाह है। 370 रुपए के टारगेट होंगे, 330 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और सिटी यूनियन बैंक ये नए हाइस पर पहुंचा है, और सिटी यूनियन बैंक पर भी निमेश जी का भरोसा है। तो 2 शेयर होंगे निमेश भाई की तरफ से आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से।
लेकिन चलिए जो खबरों वाले शेयर हैं फटाफट करके उन पर व्यू लेते हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी भी खबरें आई हैं सब पर अपने एक्सपर्ट्स का व्यू ले लें। शुरुआत करेंगे कोल इंडिया से। कोल इंडिया में भी हमने कल भी देखा था कि अच्छी तेजी हुई थी और ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा था। कल हम खबर भी दे रहे थे कि हम उम्मीद जता रहे थे कि शायद भारत कोकिंग कोल का आईपीओ कंपनी ला सकती है, लेकिन खबर ये आई है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के लिस्टिंग को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा महानदी कोल फील्ड्स के लिस्टिंग को भी बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। तो दो इनकी जो सहयोगी कंपनीज हैं, जो उनकी सब्सिडरीज हैं, उनकी लिस्टिंग के लिए गो-हेड आ गया है। कोल इंडिया 400 रुपये पर ये पहुंच गया है, रिकॉर्ड हाई से ज्यादा दूर है नहीं। निमेश जी, कोल इंडिया क्या आपको और स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? कोल इंडिया के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, कल एक कोल मैं मानता हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग कल का सेशन में हम लोगों ने वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनती हुई देखी है। काफी टाइम से स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है, जहां पर 405 407 अपसाइड और डाउन साइड जो है वो 370 के आसपास स्टॉक ये 40 पॉइंट की रेंज में यानी 10% की रेंज में घूम रहा है। बट कल की जिस तरह से कैंडल बनी है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से फ्रेश मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली कोल इंडिया के अंदर व्यू बुलिश है, और अगर 460 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो व्यू बुलिश है कोल इंडिया के अंदर, इधर 460 के ऊपर बाय कीजिए, और नीचे की तरफ अगर 385 के आसपास आता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो ऑल ओवर व्यू बुलिश है। 52 डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, या 460 के ऊपर बंद है उसके बाद बाय करके चलना चाहिए। तो 407 के ऊपर बंद हो वहां पर बाई करें, या फिर डिप में भी बाई कर सकते हैं, 385 के आसपास जाए तो और भी आपको कंफर्ट यहां पर मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, कल हमने बताई भी थी वो खबर, और आज देखिए लिस्टिंग को बोर्ड से मंजूरी मिली है सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड्स को, और साथ ही महानदी कोलफील्ड्स की लिस्टिंग को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। और एक दमदार रैली कल के सत्र में दिखी थी कोल इंडिया में। लेकिन एक और स्टॉक है, कल हमने चर्चा की थी बेलराइज इंडस्ट्रीज की। प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेची थी करीब 6.5% से ज़्यादा की, और हमने कल ये कहा था कि कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस की इसमें भागीदारी हो रही जो हिस्सा खरीद रहे हैं, और ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। दूसरा, जो इजराइल की कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, और इंडियन आर्मी को जो व्हीकल हर माहौल में चलने वाले, मुश्किल टफ एनवायरनमेंट में चलने वाले ऐसी व्हीकल्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर। तो दो ऐसी खबरें थी जिसके दम पर बेलराइज इंडस्ट्रीज कल 6% से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। निमेश जी बताइए, बेलराइज इंडस्ट्रीज फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छी खबरें आ ही रही हैं, टेक्निकली कैसा दिख रहा है? हालांकि बहुत पुरानी कंपनी नहीं है लिस्टिंग के हिसाब से, मई में लिस्ट हुई थी, कैसा दिख रहा है बेलराइज का चार्ट? देखिए, मई में लिस्ट होने के बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड के अंदर है। 90 रुपीज का एक लो बनाया था लिस्टिंग के बाद, फिर वहां से स्टॉक ने एक रैली की है, शानदार रैली है। कल के सेशन में भी हम लोगों ने देखा है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था, लेकिन क्लोजिंग आते आते थोड़ा जो है वो नीचे आ गया। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 170 175 एक रेजिस्टेंस है। अगर 175 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, और स्टॉक के अंदर जो है मैं मानता हूं कि ऊपर में 190 195 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर व्यू बुलिश है, चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। बट कल का जो क्लोज है वो थोड़ा नीचे आया था, तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि 175 का लेवल थोड़ा ध्यान में रखिए। 175 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। 5 के ऊपर निकले तो फर्दर बेलराइज में और तेजी होगी। इंफ्रा वाले जो स्टॉक्स हैं ना, उसमें भी मोमेंटम हमें लौटता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और एक कंपनी जीपीटी इंफ्रा जिसके लिए ऑर्डर इनफ्लोज लगातार तगड़े आ रहे हैं, और इनको नॉर्थ ईस्ट रेलवे से अब करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। जीपीटी इंफ्रा कल भी हमने तेजी देखी थी शेयर में, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे आया था, लेकिन 3% चढ़ के बंद हुआ था। निमेश जी, जीपीटी इंफ्रा क्या टारगेट होंगे? देखिए, जेपीटी इंफ्रा के चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, और स्टॉक 200 दिन की एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी है, एक दिन वॉल्यूम आ जाता है फिर ड्राइड अप हो जाता है, तो वॉल्यूम एक्टिविटी सपोर्टिव नहीं है, अभी चार्ट सेटअप भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जेपीटी इंफ्रा में मेरी राय है कि अभी थोड़ा अवॉइड करके चलिए। ऊपर में अगर 125 के ऊपर बंद आता है तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब तक 125 के ऊपर बंद नहीं आएगा तब तक कोई बड़ी मूवमेंट आएगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। चार्ट सेटअप थोड़ा वीक है, नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 85 के लेवल के आसपास है, तो थोड़ा क्रोशियस हुई है। अभी फिलहाल अवॉइड करके चलिए। 125 के ऊपर बंद आता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं बाय करने का। ठीक है,
जीबीटी इंफ्रा को लेकर ये व्यू हो गया। फेडरल बैंक का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। फेडरल बैंक ठीक ठाक रफ्तार रही है। कल हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आई थी, अदरवाइज तो काफ़ी मोमेंटम स्ट्रांग रहा है फेडरल बैंक में। अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के बाद से करीब करीब 190 रुपये वाला जो शेयर था वो 270 रुपये के आसपास का हो गया है, तो बहुत स्ट्रांग रनअप रहा है। और इसमें अब हुआ ये है कि ब्लैकस्टोन का जो इसमें स्टेक लेने का जो प्रस्ताव है उसको सीसीआई से मंजूरी मिल गई है। अब ये खबर तो पहले आ गई थी, अब सीसीआई का तो एक खैर एडिशन है कि सीसीआई ने भी उसको गो अहेड कर दिया है। एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, इस पर रिएक्शन वैसे आ चुका है पहले। 10% के आसपास का स्टेक लेना है ब्लैकस्टोन को इसमें अपनी एक एसोसिएट कंपनी के जरिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। राहुल जी, क्या व्यू होगा आपका फेडरल बैंक को लेकर? कैसा लगता है आपको बैंक है, और ओवरऑल जरा बैंकिंग के बारे में आप गाइड कीजिए। क्या आपको लगता है कि जो तेजी का दौर है अभी यहीं नहीं रुकेगा या आगे भी अभी जारी रहेगा? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम देखें कि अर्निंग्स देखें लास्ट 3 से 4 क्वार्टर के अंदर, तो काफी सारे बैंक्स के अंदर अर्निंग्स में अच्छे खासे सिलेक्ट प्राइवेट और एज वेल एज पीएसयू बैंक्स के अंदर में अच्छे खासे अर्निंग्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग की बात करें स्पेसिफिकली ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स ऑब्वियसली किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। आप बात करें एचडीएफसी बैंक स्टार्टिंग विद कोटक बैंक या फिर आईसीआईसीआई इन लाइन एस्टिमेट्स आया हुआ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से तीनों लार्ज बैंक्स ने कोई भी मेरे ख्याल से और ओवरऑल गाइडेंस भी देखे तो 12-13% क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द लार्ज बैंक्स की बात है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज पॉइज्ड वेरी वेल। हम देखते हैं क्रेडिट ग्रोथ, अर्निंग्स विजिबिलिटी, और हम देखें कि लास्ट 1 साल के अंदर द फाइनेंशियल्स हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अक्रॉस द निफ्टी। बात करें हम फेडरल बैंक की, तो मेरे ख्याल से अगेन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जब से ब्लैकस्टोन का आया तब से स्टॉक के अंदर री रेटिंग आते हुए देखने को मिली है। स्टॉक अच्छा खासा चला भी है वहां से, लेकिन इस चलने के बाद भी हमें लगता है कि जिस तरह से अर्निंग्स आते हुए देखने को मिली है, स्टिल इट्स ट्रेडिंग बिलो 2 टाइम बुक, और लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ 13 से 14% इसमें भी कंटिन्यूड रहेगा, अर्निंग्स ग्रोथ आता रहेगा। तो लगता है कि स्टॉक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। और हम देखें कि पूरा इंटर बैंकिंग एज अ सेक्टर या फाइनेंशियल एज अ सेक्टर, तो उसमें एमएनए एक्टिविटीज स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले हैं। पहले हमने आरबीएल बैंक का देखा, फिर फेडरल का देखा, यस बैंक का देखा, फिर हमने श्रीराम फाइनेंस का आते हुए देखने को मिला है। तो ये पूरे सेक्टर के अंदर हमें लगता है कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। तो एनी डिक्लाइंस वन शुड लुक एट इनटू ऑल दिस प्राइवेट बैंक्स। हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी तेजी अभी भी मिल सकती है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो ये राय यहाँ पर आ रही है, और खास करके फेडरल बैंक को लेकर खबर भी है। जिस तरह से यहाँ पर ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी की खबर आ रही है, डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर भी है फेडरल बैंक को लेकर। ब्लैकस्टोन की, माफ़ कीजिएगा, ब्लैकस्टोन ने हिस्सा खरीद का प्रस्ताव सीसीआई से भी मंजूरी मिल गई है, और ये करीब 10% की हिस्सा है जो वारंट के जरिए खरीद के प्रस्ताव को ये मंजूरी दी गई है। और ये अपने एशिया की जो उनकी सब्सिडियरी है उसके जरिए ये हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी जा रही है। एक स्टॉक राहुल जी आपसे ही मैं लूँगा, और अजंता फार्मा और बायोकॉन, बायो दोनों पर लूँगा, क्योंकि अजंता फार्मा ने बायोकॉन के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें सेमाग्लूटाइड जो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो दवा है उसके लिए मार्केटिंग के लिए करार किया अजंता ने। और दूसरा बायोकॉन को लेकर एक और ये खबर है कि बायोसिमिलर जो उनकी एक दवा है उनके लिए उन्होंने ग्लोबल राइट्स उनको मिले हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उस दवा की मैं नाम बता देता हूँ। ये ऑर्थराइटिस की दवा है जिसके ग्लोबल राइट्स कंपनी को मिले हैं। हुलियो करके इस दवा का नाम है, और कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी और साथ ही इसकी मार्केटिंग भी करेगी। क्या लग रहा है, बायोकॉन और अजंता फार्मा, इन दोनों पर अपनी राय दे सर राहुल जी। तो मेरे ख्याल से बायोकॉन हम देखें तो मेरे ख्याल से काफी टाइम तक स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस वाइज कुछ दिया नहीं है। लास्ट 3-4 महीने में जरूर 10-15% चलते हुए देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी मेरे ख्याल से बिलो एस्टिमेट्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और जिस तरह से सेटअप है, तो हमें लगता है कि लिमिटेड अपसाइड हो सकता है बायोकॉन के अंदर यहाँ से।
तो देयर आर अदर प्रेफरेंसेस इन द लार्ज स्पेस फार्मा स्पेस के अंदर, तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि बायोकॉन यहाँ से लिमिटेड अपसाइड है तो मैं तो अवॉइड करने की राय दूंगा। सेकेंडली अजंता फार्मा की बात करें तो आई थिंक ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी 33 टाइम्स फॉरवर्ड ट्रेड करता देखने को मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये 15% जैसा यहाँ से वैल्यू मिल सकता है, अपसाइड मिल सकता है अगर किसी को पोर्टफोलियो में लेना है तो। आई थिंक अजंता वुड बी अ बेटर बेट इन द फार्मा स्पेस। यह बेटर वेट आपको लग रहा है कि अजंता फार्मा में करे? यहाँ से भी 15% के अपसाइड की संभावनाएं हैं। ये फंडामेंटल्स के बेस पर ये राय राहुल जी की दी गई है, और लेकिन उनको लगता है कि बायोकॉन में यहाँ से अभी तो नहीं दिख रही इनको ज़्यादा तेजी की, तो ये राय दोनों स्टॉक्स पर आ गई है। एक और राय लेते हैं एससीसी पर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पर। राइट्स इशू का अलॉटमेंट पूरा हो गया है। निमेश जी आपसे राय लेंगे, और राइट इशू के तहत 80 करोड़ शेयर अलॉट हुए हैं और 80 करोड़ इक्विटी शेयर करीब करीब 12.5 रुपए के भाव पर ये अलॉटमेंट किया गया है। एससीसी को लेकर 19.5 रुपए के आसपास है। क्या लग रहा है सर, आगे की राय क्या दे रहे हैं आप? क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी रहेगी? देखिए, एचसीसी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, और कोई भी बाउंस आता है वहां पर वीक वाली कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। अभी भी मैं मानता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 12.5 के आसपास जो है, वहां तक स्टॉक जाने की उम्मीद मुझे लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ से फ्रेश बाइंग करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऑलरेडी फ्रेश इक्विटी इश्यू हुई है, इक्विटी डाइल्यूट हुई है, तो यहाँ से स्टॉक नीचे जाने के ज्यादा चांसेस लग रहा है। व्यू अभी नेगेटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, तो एसएससी के अंदर बेच के ही चलना चाहिए, यहाँ से फ्रेश बाइंग करना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। ठीक है, ठीक है। एससीसी को लेकर ये व्यू, हालांकि देखिए चिंता ये है थोड़े से ना ऑर्डर वगैरह तो आते हुए दिखाई दिए हैं एससीसी के लिए, लेकिन डेट को लेकर कंसर्न है। डेट इक्विटी रेशियो अगर हम इनके पीयर से तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको एससीसी में दिखाई देगा, तो ये एक निश्चित तौर पर चिंता रहेगी। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कौन सी हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ज़रा ये समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर फोकस में रहेंगे आज? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अंबुजा सीमेंट्स पर अपनी राय दी है। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय रखी है, लक्ष्य यहाँ पर 740 का दिया है। कंपनी का कल अनाउंसमेंट था कि एसीसी और ओरिएंट के साथ स्वैप मर्जर के जरिए कंपनी मर्ज करने वाली है, और सांघी इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी जो मर्जर की प्रोसेस है वो अभी मंजूरी के लिए जारी है। डील से करीब 13.7% की इक्विटी का डाल्यूशन होगा, जिससे प्रमोटर की हिस्सेदारी वो घटकर 60.9% पर रह जाएगी। मर्जर के बाद अंबुजा एक अलग से सिंगल लिस्टेड सीमेंट एंटिटी के रूप में कामकाज करेगी। FY 26 से 28 के दौरान कैपेक्स का जो अनुमान लगा रहे हैं वो 38,000 करोड़ रहने की है अनुमान लगा रहे हैं। जेफरीज ने यहाँ पर चोलामंडलम फाइनेंस पर अपनी राय दी है। बाई की रेटिंग है, लक्ष्य 1980 का दिया है। जो कोबरा पोस्ट के जो आरोप इन पर लगे थे गवर्नेंस को लेकर, उन्होंने उसे गलत और भ्रामक बताया है। साथ ही कंपनी ने भी सभी दावों को यहाँ पर खारिज किया है। कैश कलेक्शन देखिए 15% पर है, जो कि घटा है। पहले ये 50% था एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डिस्क्लोज्ड है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट ने मजबूत Q3 में डिसबर्समेंट का यहाँ पर गाइडेंस दिया है। FY 27 में 30% से ज़्यादा की EPS ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं, और जो ग्रोथ रिकवरी आएगी वो MSME रिवाइवल और NIM एक्सपेंशन के जरिए आने वाली है। साथ ही जेफरीज की टॉप पिक्स में यहाँ पर चोला फाइनेंस शामिल है। मॉर्गन स्टैनली ने भी चोला फाइनेंस को लेकर अपनी इक्वल वेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1540 का दिया है। इनका भी यही कहना है कि कंपनी पर जो कोबरा पोस्ट ने आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है। जो पूरी प्रोसेस है कंपनी की वो कानूनी, ऑडिटेड और कंप्लायंट है, यहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी मजबूत है। एसेट क्वालिटी और लिक्विडिटी भी यहाँ पर लगातार मजबूत बनी हुई है। Q3 में व्हीकल फाइनेंस और होम लोन सेगमेंट में डिसबर्समेंट में यहाँ पर ये सुधार की उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही जो सेकेंड हाफ होगा वहाँ पे एसेट क्वालिटी में
सुधार की उम्मीद इन्होंने जताई है। मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई कार्ड्स पर अपनी रेटिंग दी है, अंडरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है, लक्ष्य 700 का दिया है। इंडस्ट्री की जो स्पेंडिंग ग्रोथ है वो फिर से प्री फेस्टिव के लेवल पर पहुंच गई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर स्पेंडिंग देखने को मिली थी क्योंकि जीएसटी कट हुआ था, नवरात्रि था, फेस्टिवल सीजन था, साथ ही ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने कई बड़े ऑफर्स दिए थे जिसके चलते अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। और फेस्टिव सीजन के बाद क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है वो 14% की ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दिखा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने फिजिक्स वाला पर अपनी राय रखी है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू किया है, 135 का लक्ष्य दिया है। भारत के सबसे बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स में ये शामिल है और साथ ही एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर कंपनी का मजबूत नजर आ रहा है। FY25 से 30 तक के दौरान 24% के रेवेन्यू CAGR की उम्मीद लगा रहे हैं। एडटेक में फिलहाल कंपटीशन कम है और साथ ही किफ़ायती प्राइसिंग स्ट्रक्चर है फिजिक्स वाला का। ऑफलाइन विस्तार भी कंपनी ने अभी अभी शुरू किया है जिसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज यहाँ पर फिजिक्स वाला पर गोल्डमैन सैक्स ने शुरू किया है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट को लेकर जो HDFC सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट आई है। कल हमने देखा था कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी और कल हमने अंबुजा में तेज़ी देखी। अंबुजा के अलावा ओरिएंट सीमेंट जिसका कि मर्जर हो रहा है उसमें अच्छी तेज़ी रही। कहा यह जा रहा है कि ACC के लिए स्लाइटली थोड़ा सा नेगेटिव है जो स्वैप रेशियो वगैरह आया है और उसके चलते ACC में कल हमने थोड़ा प्रेशर देखा। लेकिन अंबुजा पर एक राय आपसे लेना चाहेंगे निमेश जी। कैसे देख रहे हैं आप शेयर को यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि देखिए अब इतना बड़ा मेगा मर्जर हो रहा है, कई सारी कंपनीज का, सांगी इंडस्ट्रीज का पहले से वेले जारी है, अब ACC और ओरिएंट का मर्जर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो आती है कंपनी में आगे चल के, वो निश्चित तौर पर आएगी। आपकी राय अंबुजा को लेकर, क्या यहाँ से और तेजी आप देख रहे हैं? डेफिनेटली देखिए, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो 2022 के अंदर स्टॉक का प्राइस था वो 600 रुपए के आसपास था और पिछले 3 सालों के अंदर इन्वेस्टरों का कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ है, कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। स्टॉक एक रेंज के अंदर रहा है। हालांकि जिस तरह से अभी मर्जर खत्म होगा, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली आपने बताया कि ऑपरेशनल एडवांटेज होगा तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा है। और अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो भी रिसेंटली 525-530 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास स्टॉक के अंदर हम लोग रिकवरी देख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से सीमेंट एज सेक्टर अभी ये क्वार्टर के अंदर अच्छा कर सकता है, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो व्यू यहाँ से बुलिश है अंबुजा सीमेंट के अंदर। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 510 का एक स्टॉप लॉस लगा के अंबुजा सीमेंट के अंदर बाय करना चाहिए और ऊपर मैं मानता हूँ कि 600-625 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर सेटअप बुलिश है। मैं यहाँ से अंबुजा सीमेंट के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। सीमेंट के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है। एक और रिपोर्ट जो आई है SBI कार्ड्स को लेकर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 700 रुपए का, 700 रुपए का टारगेट, यानी कि इशू प्राइसेस का 755 था, क्या उसके नीचे भी शेयर चला जाएगा? फिलहाल 869 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और मतलब थोड़े अंडरवेट की जो रेटिंग है उनकी कायम है। फेस्टिवल्स के चलते क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग वगैरह तो बढ़ रही है, 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। बट ये है कि जो व्यू इनका है वो थोड़ा नेगेटिव है SBI कार्ड्स को लेकर। राहुल जी, आपकी राय जानना चाहेंगे SBI कार्ड्स को लेकर। ये शेयर चलता है, हमने देखा 1000 रुपए के ऊपर गया, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग आ गई तो वो सस्टेन कर नहीं पाती है और 5 साल से तो ज्यादा ही हो गया आई थिंक SBI कार्ड्स की लिस्टिंग को, 6-7 साल हो गए होंगे। अब चलता है नहीं, पैसे बना के दिए नहीं है। आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या हैं? मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस स्पेस में और भी लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हो इसके मुकाबले के लिए? आई थिंक इसमें 2 चीज है। एक तो हमने देखा कि लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी के अर्निंग्स मेरे ख्याल से नर्वसनेस देखने को मिल रही है, ग्रोथ आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से मार्केट का एक्सपेक्टेशन है। और सेकंड है मेरे ख्याल से ओवरऑल नंबर्स भी आप देखें तो काफी कुछ हद तक मेरे ख्याल से स्टैटिक ग्रोथ है, कुछ ज्यादा बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक मार्केट ही रहता है ग्रोथ पे, तो ग्रोथ मेरे ख्याल से नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में नर्वसनेस देखने को मिल सकता है। और वीजा भी कंपेयर करें तो काफी सारे लिस्टेड बैंकिंग स्पेस के अंदर हम देखें
तो फुल फ्लेज बैंक्स के अंदर तो उनके देखे तो लार्ज दो तीन बैंक्स मेरे ख्याल से लार्जर शेयर होल्डर है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स। तो हम एसबीआई ऑब्वियसली वन ऑफ देम, पर मेरे ख्याल से जिस तरह से ग्रोथ वीजा भी देखने को मिला है और क्रेडिट कार्ड ओवरऑल स्पेंडिंग भी हमने देखा है, तो आई फील दैट यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस के अंदर काफी अदर अपॉर्चुनिटीज है जो अपने यहाँ से अच्छे बेटर रिटर्न देख रहे हैं, मिल सकते हैं। यही देख के हम देख रहे हैं कि एसबीआई कार्ड्स के अंदर लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल रही है और नर्वसनेस कंटिन्यू रहा है। और आपने जो राइटली पॉइंटेड आउट किया, आई थिंक जस्ट बिफोर द कोविड इसका आईपीओ आया था और अभी तक द स्टॉक हैज डन नथिंग इन टर्म्स ऑफ लास्ट 5 years एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हम देखे फाइनेंशियल स्पेस या कि ओवरऑल तो नंबर्स हैव बीन एंड परफॉर्मेंस हैज बीन मच बेटर। तो ये भी एक रह सकता है इन्वेस्टरों के लिए कि नर्वसनेस के कारण स्टॉक में बिकवाली जारी है। में एसबीआई कार्ड पेमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर आपकी राय है, लेकिन राहुल जी एक और राय मैं आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लूंगा। अभी जो लेटेस्ट जो कोल ऑक्शन हुई थी उसमें बिडर के तौर पर टॉप बिडर्स था रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस एनर्जी की साथ ज्वाइंटली इन्होंने मिलकर ये बोली लगाई थी और कोल गैसिफिकेशन और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के मकसद से उन्होंने इसमें बोली लगाई है और कई राज्यों के कोयला ब्लॉक्स में ये को लेकर इन्होंने बोली लगाई है और ये इनका फोकस इस सेगमेंट पर भी काफ़ी बढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको कैसा लग रहा है सर? आगे की चाल कैसी दिख रही है आरआईएल की? आई थिंक आरआईएल हम देखे तो आई थिंक नॉट ओनली जस्ट वन कोर बिजनेस पर पूरा कॉन्ग्लोमेरेट की तरह देखे तो मेरे ख्याल से वो हिसाब से हमको स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट कमिंग टू जियो के मेरे ख्याल से हम देखें तो पूरे टेलीकॉम में लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है काफी सालों के बाद। तो लास्ट 3 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आते हुए देखने को मिला है हमें ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस के अंदर। वही हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं प्राइजेस के अंदर। भारतीय एयरटेल की बात करें तो आई थिंक स्टॉक इज टू इट्स एट लाइफ टाइम हाइज। सिमिलरली रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो की पोर्शन की बात करें तो आई थिंक दैट इज रिफ्लेक्टिंग। सेकंड आई थिंक इनके जो अदर वर्टिकल्स है, रिटेल की बात करें या ऑयल एंड गैस की बात करें, तो सभी वर्टिकल्स में हमें लगता है कि एज अ होल कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। वैल्यूएशंस वाइज सस्ते हैं। हम देखें कि ये बाजार में तेजी हमने देखी है लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर और ट्रेंड कंटिन्यू रहा है। तो लगता है कि स्टॉक हैज डन नथिंग अगेन वीजावी निफ्टी और वीजावी द मार्केट्स। तो सस्ता है मेरे ख्याल से। यहाँ से पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली एलोकेट किया जा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को। पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं और आगे भी पैसा बनेगा। ज़्यादातर वर्टिकल्स आगे के परफॉर्मेंस में यहाँ पे सुधार की उम्मीद है। एक स्टॉक जो लगातार हम देख रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद से नहीं चला है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल की मैं बात कर रहा हूँ। और एक खबर भी आज आई थी और खबर वो ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कंपनी ने करार किया है। गैस आधारित फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए करार हुआ है और मुंबई नागपुर गैस पाइपलाइन के करीब यूरिया प्लांट लगाने को लेकर ये खबर आ रही है। गेल को लेकर आपकी राय क्या है? पिछले 1.25 साल से देख रहे हैं नहीं चल रहा है। निमेश जी क्या लग रहा है, अब कुछ चाल चलेगी क्या? टेक्निकली कैसा दिख रहा है गेल? टेक्निकली स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है और जो जहां पर पहले कंसोलिडेट हो रहा था 170 के लेवल के आसपास, वो वही लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। चार्ट सेटअप अभी वीक है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो 150 के आसपास एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि जो पिछले टाइम वहां पर स्टॉक ने एक टेस्ट किया था वो लेवल आने की उम्मीद है। अभी कोई स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है तो मैं यहाँ से कोई बाय रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गेल के अंदर। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और 150 के करीब अगर आता है तो वहां पर हम लोग बाय करने का प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल अवॉइड किया जाएगा। की राय यहाँ से और 22 रुपए नीचे आने पर ही खरीदारी की सलाह यहाँ पर है। 150 के आसपास बढ़िया यहाँ पर मौका है। आप दोनों मेहमान बने रहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे और आप लोगों से वापस से चर्चा करेंगे। प्री ओपनिंग ट्रेड्स पर भी चर्चा होगी, 9 के नवरत्न भी लेकर आएंगे और साथ ही बाजार खुलने के बाद बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए होगा। जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपके AT9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन मुंबई स्टूडियो से और हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं।
मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह आपको कंपनीज के फंडामेंटल को लेकर, खबरों को लेकर गाइड कर रहे हैं और ट्रेडिंग पिक्स आपको बता रहे हैं और टेक्निकल समझा रहे हैं निमेश ठाकर। तो बाजार के लिए आज जो संकेत हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। ग्लोबल जो क्यूज हैं वो भी अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी से हम देख रहे हैं कि आज बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। टेक्निकली हमने देखा है कि निफ्टी में 3 सत्र की तेजी हो गई है। कल बहुत ही हल्के गेंस पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 26,177, 4 अंकों के आसपास की तेजी रही। इतनी ही गिरावट निफ्टी बैंक में रही। तो कल क्लोजिंग तो बहुत सपाट हुई थी और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड थी कल के सत्र में। आज में भी बाजार में मोमेंटम दिखे। एक बस जो कंसर्न वो ये है कि एफआईज थोड़ा सा फिर से बेच रहे हैं, क्रूड में उबाल आए हैं और वॉल्यूम थोड़े से हो सकता है कि कम रहें। तो बाजार रेंज में शायद आज भी रहे क्रिसमस के पहले। देखते हैं कि आज की चाल किस तरह की होती है। लेकिन जो 2 लाख करोड़ रुपए की जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है जो ओएमओ कर रहा है आरबीआई, आज हो सकता है कि बैंकिंग शेयरों में आपको रौनक थोड़ी लौटती हुई दिखाई देगी। देखते हैं कि आज के सत्र में क्या होता है। थोड़ी देर में प्री ओपन के लेवल्स भी आ जाएंगे। लेकिन एक सेक्टर राहुल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, वो है मेटल का। इस साल में 25% से ज्यादा के रिटर्न आ चुके हैं निफ्टी मेटल में और बेहतरीन साल ये साबित हुआ है। कल भी हमने देखा कि अच्छा अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही है, चाहे वो स्टील वाली कंपनीज हो, चाहे वो कॉपर वाली हो, एल्यूमिनियम वाली हो, जिंक हो, सब चल रही है। प्रेशियस मेटल्स तो खैर चल ही रहे हैं। आपकी राय सर, क्या ये मेटल में जो तेजी आ रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं इससे और क्या ये जारी रहेगी आगे? आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हमें देखा है कि मेटल स्टॉक्स के अंदर तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। एंटायर आपने जो पॉइंट आउट भी किया कि 25% जो चला है इंडेक्स में, तो इसमें एंटायर स्पेस चला है, बीट बी कमोडिटीज व्हाट यू मेंशन। तो हमें लगता है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइजेस में तेजी आती हुई देखने को मिली है, विच इज रिफ्लेक्टिंग इन द स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब में तुमने प्राइस में तेजी देखने को मिली है और वो स्टॉक्स के प्राइस में परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम फोकस हिंडाल्को लगता है कि तेजी बरकरार रह सकती है यहाँ से। और लगता है कि जिस तरह से सेटअप बना हुआ है तो अर्निंग्स अपग्रेड आते रहेंगे। लगातार लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर से बीट करते हुए देखने को मिला है रिजल्ट से। तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को एक टॉपिक रह सकता है। सेकेंडली फॉलोड बाय स्टील कंपनीज के अंदर हमने देखा एक तेजी बढ़ा और फिर उसके बाद थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। पर और ऑब्वियसली स्टील प्राइसेस भी मेरे ख्याल से घटते हुए देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर में तेजी बरकरार रह सकती है, तो इन्वेस्टेड रहिए और स्टील स्टॉक्स में गिरावट में ऐड भी किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। स्टॉक्स में गिरावट पर खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस बीच चांदी देखिए, चांदी के प्राइसेस में तो जैसे आग लग गई है। और क्या ये फोमो वाली बाइंग है क्या? क्योंकि आज देखिए नए रिकॉर्ड पर खुलते ही 2,500 रुपये और चढ़ गई चांदी। मतलब अगर आप MCX पर देखेंगे 2 लाख, 2.25 लाख रुपए के प्राइसेस तो हो ही गए हैं। तो बेहतरीन तेजी चांदी में हो रही है और इस साल में लगभग 140-145% के आसपास के रिटर्न चांदी ने दे दिए हैं। 2800 रुपये के आज के सत्र में तेजी हुई है। 2,22,857, 3,200 रुपये का उछाल, 1.5% ऊपर चांदी के प्राइसेस। राहुल जी, चांदी वगैरह भी आप ट्रैक करते होंगे सर, ये हो क्या रहा है सिल्वर में? ये मतलब आपको लगता है कि ये बाइंग मोमेंटम कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी बबल बन रहा है? ये तो फुमो वाली बाइंग लग रही है चांदी में। तो मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से जो दिखने को आ रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चांदी के भाव में नए हाई बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक होता है कि जब प्रेशियस मेटल गोल्ड चलते हुए देखने को मिला और उसके पीछे हमने सिल्वर की बाइंग देखी, तो मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली बहुत टाइम के बाद चांदी में भी ऐसे मोमेंटम आई है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट लगता है जिस तरह से सेटअप है, तो आई थिंक एज यू राइटली सेड कि फोम भी रह सकता है कि स्टॉक लगातार एवरी डे ऊपर जाते हुए देखने को मिला है चांदी के अंदर। जी, और इस साल देखें तो करीब 150% तक दाम चांदी के 2025 में बढ़ चुके हैं घरेलू बाजार में और आज भी 2,23,359 का नया हाई चांदी ने लगाया है। अगर आपने 6 महीने पहले भी चांदी में पैसे लगाए होते तो 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया रहता, क्योंकि 106% की तेजी सिर्फ 6 महीने में चांदी ने दिखाई। ज़बरदस्त एक वेल्थ क्रिएटर रहा इस साल का चांदी और लगातार ये रैली चल ही रही है।
चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बात करें उससे पहले हमारे साथ सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सौमिल जी, शुरुआत आपके कॉल से कर लेते हैं। बताइए सर, क्या आज आप क्या लेकर आए, क्या कॉल्स हैं आज? सो मेरे पास दो कॉल्स है। पहला HDFC बैंक AMC है। AMC में मुझे बहुत ही बढ़िया मूव लग रहा है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 200 डेली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है लास्ट वीक में, और फिर से अप ट्रेंड शुरू हुई है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2660 और टारगेट रहेगा 3000। दूसरा कॉल है भारती पर। भारती पे मैं बहुत समय से अभी ट्रैकिंग दिस वन, और कल के सेशन में थोड़ा सा वीक था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है। सो भारती में एक स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 2080 के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और ऊपर में मुझे लगता है कि 2200 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। एयरटेल भी आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है, तो दो टॉप कॉल्स आपकी तरफ से आ गई है। लेकिन आप 200 डीएमए की बात कर रहे थे सर, कोल इंडिया भी 200 डीएमए के ऊपर गया है, क्या लग रहा है सर? 388 के आसपास का 200 डीएमए का लेवल है, यहाँ से और कितनी तेजी, आज तेजी जारी रहेगी क्या सौमिल जी? कोल इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही बड़े रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिला है, एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर द स्टॉक। बहुत समय से ये एक 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट किए जा रहा था, एंड वो अराउंड मार्च 2025 से 8 महीनों से 9 महीनों से एक छोटे से बैंड में है। अब ये बैंड ऊपर की तरफ टूटा है, पूरा कंसोलिडेशन ऊपर के तरफ टूटा है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मेरा पहला टारगेट होगा 423 का, दैट इज द फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकंड टारगेट इज 446। यहाँ पर जो क्रूशल सपोर्ट होंगे वो है 200 डेली मूविंग एवरेज 390 पर, एंड दैट विल बी अ वेरी क्रूशियल लेवल टू वॉच आउट फॉर। इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ से जो शॉर्ट टर्म की तेजी आप मुझे पूछ रहे हो, शॉर्ट टर्म में आई थिंक इसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसे मीडियम टर्म आउटलुक में पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना बीटा है, इतना मोमेंटम है या स्ट्रेंथ है कि ये बहुत अच्छा मूव इन द वेरी शॉर्ट टर्म दे दे। लेकिन मीडियम टर्म में डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मूव्स देखने मिलेंगे यहाँ पर। टर्म में अच्छे मूव्स दिखेंगे, शॉर्ट टर्म में इसे प्ले ना करें। और एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, और 200 डीएमए के पास एक पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिख रहा है। ऐसा सौमिल जी को लगता है एक बड़ी तेजी आगे आपको मीडियम टर्म में दिखेगी। ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, शॉर्ट टर्म के लिए खास करके। GCPL, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। निमेश जी बताइए, 200 डीएमए है 1190 के आसपास का, 1196-97 के आसपास की कल क्लोजिंग हुई है। क्या पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से दिख रहे हैं? क्या कुछ तेजी और यहाँ से बढ़ सकती है क्या GCPL में? देखिए, चार्ट सेटअप तो पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेट होके मोमेंटम बन रहा है। मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर जिस तरह से अगर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो ऊपर में 1300 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर 1300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा है। एक छोटा कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट भी मिला है, और मल्टीपल एवरेज इसका जो रेजिस्टेंस था वहां से ऊपर निकला है, तो डेफिनेटली व्यू बुलिश है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 1160 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना चाहिए, और 1300 तक के लेवल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। राइट तो चलिए GCPL पर भी रखेंगे नज़र। ऐसे बाजार में डिफेंसिव्स आगे आते हैं या नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। पर अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न स्टॉक्स। और आज सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी मिताली के पास, जो कि पूरी 9 की नवरत्न लिस्ट के साथ फिलहाल तैयार है। मिताली बताइए, कौन से हैं आज के काउंटर्स? जी गुड मॉर्निंग। तो 9 के नवरत्न में सबसे पहला नाम है अडानी पोर्ट्स का। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी NQXT का यहाँ पे पूरा जो इनका एक्विजिशन था वो होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके तहत कंपनी ने करीबन 14 से 15 करोड़ के बीच नए इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू यहाँ पे इशू किए, तो इस पर रखिएगा अपना खासा फोकस। फेडरल बैंक की बात करें तो CCI ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है, जिसमें अब ब्लैकस्टोन कंपनी का 9.9% हिस्सा एक्वायर कर पाएगा, तो यहाँ रखिएगा अपनी नज़र।
अजंता फार्मा की बात करें तो बायोकॉन के साथ कंपनी ने करार किया है जिसमें वो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो दवा है, जो ड्रग है, वो अब मार्केटिंग कर पाएगी करीबन 26 कंट्रीज़ में। तो फॉरेन एक्सपेंशन यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ नज़र आ सकता है अजंता फार्मा के लिए। बेलराइज इंडस्ट्रीज़ की बात करिए तो यहाँ पे रखिएगा अपना फोकस, क्योंकि प्रमोटर ने जो 6.56% का स्टेक कल सेल किया था, उसके जो एक्वायरर्स थे, जो बायर्स थे, उसमें 2 प्रोमिनेंट नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया गया था SBI म्यूचुअल फंड से और दूसरा नाम है ब्लैक रॉक का। तो यहाँ पे भी रखिएगा अपना फोकस। कोल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो 2 सब्सिडरीज थी उन्हें लिस्ट होने का अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड के द्वारा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड और महानदी कोलफील्ड दोनों को ही लिस्टिंग की मंजूरी जो है वहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। IIFL कैपिटल की बात करें तो IRDAI से कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें अब वो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को अब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। विक्रन इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी को एक नया ऑर्डर हाथ लगा है। कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, इसका ऑर्डर साइज करीबन 2036 करोड़ रुपए है। GPT इंफ्रा फिर से आज स्टॉक रडार पे रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से करीबन 200 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स वाला की। गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी पे एक नोट जारी किया है, इनिशियल कवरेज किया है, लेकिन यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने 135 रुपये, जो कि करंट मार्केट प्राइस के बराबर ही है, वही सेट किया है। तो ये थे 9 के नवरत्न आपके लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिताली ये पूरी जानकारी देने के लिए और कौन से स्टॉक्स आज रहेंगे फोकस में। बट जी हाँ, अदानी पोर्ट्स पर भी आज फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए NQXT जो ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट कंपनी है उसका अधिग्रहण करेगी कंपनी, ये बात तो सामने थी। बट उसके बाद कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस बढ़ाई है वो पॉजिटिव है, जहां पर उन्होंने अपनी आय की गाइडेंस 21,000 करोड़ 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 22,350 और 23,350 कर दी है, और साथ ही अपनी वॉल्यूम गाइडेंस में भी बढ़ोतरी की है। स्टॉक हाल फिलहाल एक अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा रहा है। एक बार सौमिल, आपकी राय अदानी पोर्ट्स पे, क्योंकि प्री ओपन में भी थोड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर हम देख रहे हैं, बट कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल स्टॉक की चाल आगे? अदानी पोर्ट इस समय एक रेंज में चल रहा है। द रेंज इज बिटवीन 1460 एंड ऊपर में 1540। अब ये पूरी जो रेंज है एक ट्रायंगल पैटर्न में, मुझे लगता है कि अभी भी ये कंसोलिडेशन जारी रहेगा फॉर सम टाइम। आई एम नॉट टू नेगेटिव ऑन द स्टॉक, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट टू बाय एज वेल। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनती है जब एक ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट वुड बी अबाउ 1530। 1530 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तब जाके इसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी एट अ ब्रेकआउट पॉइंट, और फिर ऊपर में मुझे लगता है कि 1650 1700 तक ये स्टॉक जा सकता है, बिकॉज इट इज अ ह्यूज ट्रायंगल। बहुत समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के आसपास, 1500 के आसपास, और ये ब्रेकआउट में ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो नीचे में सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा 1470 1460 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता है कि वो नीचे की तरफ टूटेगा। सो ब्रेकआउट की राह देखिए, अभी इस समय अवॉइड की सिचुएशन रखिए, लेकिन ओनली ऑन द बाइंग साइड। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर अदानी पोर्ट्स पे आपके लिए क्लियर कट राय कि मोमेंटम पॉजिटिव है, बट थोड़े और ऊपर के लेवल्स का वेट करें, वो सस्टेन करे, और उसके बाद ही स्टॉक में आपको एक मूव और साथ ही एक ट्रेड लेना चाहिए। पर राहुल, आज ही मैं पढ़ रही थी कि मोतीलाल ओसवाल की भी एक रिपोर्ट आई है हीरो मोटोकॉर्प पे, जहाँ पर उन्होंने तमाम पैमानों पर जो है अपना व्यू जो है पॉजिटिव बताया है। बट राहुल, ऐसे में जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं कहीं ना कहीं पूरे ऑटो स्पेस में, चाहे आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बात ले लीजिए या फिर आप बजाज ऑटो की बात ले लीजिए, जिसने हाल फिलहाल इतना प्रदर्शन नहीं किया है, क्या वहां पर बेहतर मौके और बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जाए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए? तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो नंबर्स म्यूटेड रहे थे लास्ट क्वार्टर के अंदर, और मेरे ख्याल से हीरो के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले। तो और जिस तरह से मोमेंटम, जिस तरह से ग्रोथ पर्सपेक्टिव इन ऑल द सेगमेंट्स जो हीरो के सक्सेस है, तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड और रह सकता है हीरो के अंदर वीजा वी अदर टू व्हीलर स्पेस के अंदर।
तो मेरे ख्याल से हीरो स्टिल लुक्स अ बेटर प्रेफरेंस वर्सेस बजाज ऑटो। तो हमें लगता है 20% यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकता है हीरो, तो हीरो प्रेफरेंस में ही रहेगा यहाँ पे। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ट्रेडिंग हिसाब से मेरे ख्याल से किसी को लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर से हमें अभी स्टिल लगता है कि मारुति में जिस तरह से नंबर्स आते हुए देखने को मिला है तो मारुति कुड बी अ बेटर बेट vis-a-vis अदर पैसेंजर व्हीकल प्लेयर्स। ठीक है, मारुति एक बेहतर बेट है, रिकॉर्ड हाई पर मारुति है, लगातार हम तेजी देख रहे हैं और इस साल के टॉप परफॉर्मर में ये भी शेयर शामिल रहा है। लेकिन आज ना बैंकिंग शेयरों पर खास नज़र रहेगी क्योंकि आरबीआई ने लिक्विडिटी को लेकर बड़ा पुश दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई, ओएमओ ऑपरेशन करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए ये बॉन्ड बाइंग होगी। और इसके अलावा $10 बिलियन का यूएसडी INR स्वाप भी है, उसके जरिए भी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश है। और वजह यह है कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में चली गई है। तो 29 दिसंबर से ये बॉन्ड खरीद की शुरुआत होगी। 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 22 जनवरी, ये 4 तारीखें हैं। और बैंकिंग को निश्चित तौर पर एक बूस्टर मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह का एक्शन हम शेयर प्राइसेस में देखते हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और प्री ओपन के जो प्राइसेस जो सेटल हुए हैं, आप देखिए कल जो क्लोजिंग हुई है लगभग वही तस्वीर आज भी दिखाई दे रही है। थोड़ी उलट है बस, ये निफ्टी हल्के से गेंस पर बंद हुआ था और निफ्टी बैंक में हमने थोड़ी सी नरमी देखी थी। अब निफ्टी 5 अंक नीचे खोल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 8 अंकों पर आपको शुरुआत होती नजर आएगी। निफ्टी बैंक के जो गेंस है वो हैं सिर्फ 23 अंकों के। तो एक थोड़ी सी नरम शुरुआत के ही आसार हैं। लिक्विडिटी थोड़ी सी कम निश्चित तौर पर रहेगी। देखते हैं कि बाजार की चाल आज क्या रहती है, क्या आज भी रेंज में रहता है बाजार। कोल इंडिया में 1% की तेजी, क्योंकि 2 सब्सिडरी कंपनीज के लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, तो ये शेयर आज फिर से आपको मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। शुरुआत हो गई है, हल्के गेंस पर खुले हैं। निफ्टी में अब देखें कि हल्के गेंस पर खुलने के बाद लाल निशान, निफ्टी बैंक में हरा निशान। 15 अंक नीचे निफ्टी बैंक भी अब लाल निशान में चला गया है। तो शुरुआत थोड़ी नरम ही हुई है। हालांकि जो ओपनिंग पर जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो थोड़ा आपको बेहतर नजर आएगा। करीब 700 शेयर कमजोर हैं, तो 1200 शेयर हम देखने की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निफ्टी के लिए बड़ा हर्डल 26,200, एक बिग हर्डल, और उसको क्रॉस करने में निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना आज के सत्र में करना पड़ रहा है। लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ लौटनी तो चाहिए, देखते हैं कि आज क्या होता है। निफ्टी बैंक 59,300 के आसपास है। अपने 20 DMA के नीचे ही कल निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी थी। देखते हैं कि आज क्या उसको पार कर पाता है। फिलहाल कोल इंडिया एकमात्र शेयर, इकलौता शेयर निफ्टी का जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी। 2 सब्सिडरीज की लिस्टिंग को बोर्ड ने मंजूरी दी है, उसका असर हम देख रहे हैं। 400 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। श्रीराम फाइनेंस में स्ट्रेंथ बरकरार है, आधे % की मजबूती। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि MUFG बैंक के डील के बाद ये शेयर तेज रफ्तार से दौड़ा है और पिछले 5 सत्र की बात करें तो लगभग 100 रुपए के आसपास की तेजी श्रीराम फाइनेंस में आई थी। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे, बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल, कुछ और स्टॉक है जहां से थोड़ा सपोर्ट आ रहा है। पावर वाला खेमा, एनर्जी वाला खेमा थोड़ा सा आपको गर्म दिखाई देगा। NTPC में भी आज थोड़ी बाइंग है। लेकिन प्रेशर कहां से है? विप्रो कमजोर है, इन्फोसिस कमजोर है, टेक महिंद्रा कमजोर है, सेल टेक कमजोर। क्यों कमजोर है? मे भी हो ये सकता है कि अमेरिका में जो GDP के आंकड़े आए हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग आए हैं, तो आगे रेट कट की जो संभावनाएं हैं वो फिर से थोड़ी धूमिल हो जाएं, और ये IT के लिए होता है थोड़ा नेगेटिव। तो लगातार स्ट्रेट सेकंड सेशन में इंडियन IT कंपनीज में हम वीकनेस देख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इन्फोसिस से टॉप लूजर करीब 0.8% के लॉसेस इनिशियल आपको मोमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंजम्पशन में HOL, नेस्ले, टाइटन, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज नरमी है। आयशर मोटर को भी जोड़ लीजिए, आधे % की गिरावट वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन जहां पर मजबूती है, मेटल आज फिर से चमक रहे हैं। वेदांता में, सेल में आप तेजी देखेंगे। डिक्सन में थोड़ी बाइंग लौटी है। इसके अलावा MCX में हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं। RBL बैंक करीब 1.5% ऊपर है। और रेलवे में IRFC आज ये है वायदा का टॉप गेनर। यहाँ से आज हम देखें कि संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं। निफ्टी बैंक फिलहाल करीब 30 अंकों पर, निफ्टी है करीब 15-20 अंक नीचे। एक बार देखते हैं कि कौन से इंडेक्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं, कहां से हो रहा है प्रेशर। तो मेटल अगेन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप देखिए करीब आधे % के गेंस मेटल में हैं। PSU स्टॉक्स चल रहे हैं, तो निफ्टी का जो PSE इंडेक्स है वो भी आपको ऊपर नजर आएगा।
स्मॉल कैप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। कल हमने देखा था कि 0.37% की तेजी रही थी स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप तो सपाट रहा था। आज फिर से हम थोड़ी थोड़ी बाइंग देख रहे हैं स्मॉल कैप्स में, और फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग है। लेकिन कुछ दिशा की तलाश है। निफ्टी आईटी आज फिर से कमजोर, करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। निफ्टी एफएमसीजी में कमजोरी है। ये कुछ इंडेक्स हैं जहां पर आपको कमजोरी नजर आएगी। निफ्टी ऑटो में हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी वीकनेस है। सेलेक्टिव निफ्टी रियल्टी आज सपाट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी ने हर निशान में वापसी की तो है। 9-10 अंकों पर 26,200 के आसपास ही आपको घूमता हुआ नजर आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बार जरा देख लेते हैं कि कहां पर बड़े मूव आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। तो आज आप देखेंगे कि केएनआर कंस्ट्रक्शंस में करीब 7% का उछाल है। वीआईपी इंडस्ट्रीज 4% ऊपर, अजंता फार्मा में 3% की तेजी। हिंदुस्तान कॉपर 400 रुपए के ऊपर निकलने के बाद तेजी और बढ़ रही है। 418 रुपए के आपको भाव दिखाई देंगे। 2.5% के आसपास की तेजी फिलहाल शेयर में है। इरकॉन में 2.5% की तेजी है। हिंदुस्तान जिंक 520 रुपए के प्राइसेस, 500 के ऊपर जाने के बाद तेजी और बढ़ रही है, क्योंकि चांदी की चाल गजब की है। चमक बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी है, इससे सपोर्ट मिला है। थोड़ी सी बाइंग हम देख रहे हैं कि डिफेंस वाले स्टॉक्स में है। ब्लू स्टार पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर अप्लायंसेस वाले जो सेगमेंट है वहां पर थोड़ी गर्मी है। ब्लू स्टार हो गया, डिक्सन हो गया, वहां पर आपको तेजी दिखाई देगी। लेकिन पावर में आरईसी में आज भी हम करीब 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। तो ये है बाजार का सेटअप। पावर डिफेंस में कुछ थोड़ी सी बाइंग आ रही है। और निफ्टी बैंक की जो तेजी होगी करीब 80 अंकों के आसपास की होगी है। निफ्टी ये करीब 20 अंकों पर लेवल है 26,200 का। चलेंगे अपने एक्सपर्ट के पास और जानेंगे आपके लिए ओपनिंग के शानदार सौदे। चलिए, बाजार की शुरुआत ठीक ठाक ही कह सकते हैं। लगातार चौथा दिन है जहां पर खरीदारी के मूड में बाजार दिख रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों कल और आज की जो ट्रेडिंग है बहुत ही सुस्त जरूर दिख रही है। लेकिन आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या है ये जानते हैं अपने तीनों मेहमानों से। सबसे पहले हरीश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आप क्या लेकर आए आज, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी बिल्कुल, 2 स्टॉक से मेरे रडार पे आज के लिए। और पहला रहेगा पेटीएम में। अगर देखा जाए तो पेटीएम में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से मोमेंटम आती हुई नजर आ रही है। तो करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि पेटीएम बाय कर सकते हैं। ऊपर की ओर टारगेट्स बनेंगे 1390 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा बीएचएल। बीएचएल में भी देखा जाए तो देखिए लास्ट 2 दिन से हमने कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स में मोमेंटम देख रहे हैं, और पीएससी में स्टॉक्स में भी, पब्लिक सेक्टर सब स्टॉक्स में भी मोमेंटम है। तो मुझे लग रहा है कि बीएचएल एक अच्छा सेटअप है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाइंग के लिए। टारगेट्स बनेंगे 295 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 274 का। 24 का टारगेट, 295 का टारगेट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स वेल को लेकर। पेटीएम में 1390 का टारगेट, 1300 का स्टॉप लॉस। स्वामिल जी, आप बताइए आपकी टॉप ट्रेड्स क्या है, ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? रहेगा रेलवे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो डेफिनेटली रेलवे स्टॉक्स, बट लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से वो बहुत चल गए हैं। तो आई विल वेट फॉर अ स्मॉल हॉल्ट एंड देन ट्रेड ऑन इट। अभी इस समय मुझे मनापुरम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मनापुरम एक बड़े ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 292 पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर में मुझे लगता है कि 320 तक इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक जा सकता है, और मुझे लगता है उससे ऊपर जा सकता है। सो ट्रेल करके चलिएगा। मनापुरम फाइनेंस इज माय टॉप पिक फॉर टुडे। फाइनेंस आपको पसंद आ रहा है, यहाँ पर तेजी की उम्मीद लग रही है। तो 320 का टारगेट है, 292 का स्टॉप लॉस है। साथ ही रेलवे स्टॉक्स भी आपके फोकस में, आपको लग रहा है कि वहाँ पर भी एक्शन जारी रहने की उम्मीद है, और लगातार तीसरे दिन उस तरह के एक्शन दिख भी रहे हैं। आप बताइए निमेश जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? देखिए, हमने सुबह में कोल इंडिया का डिस्कशन किया था, और स्टॉक अभी 460 के ऊपर निकल गया है। तो मैं मानता हूँ कि एक ब्रेकआउट प्ले है। कोल इंडिया के अंदर बाई करके चलना चाहिए। नीचे की तरफ 400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर 425-430 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कोल इंडिया के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन। तो कोल इंडिया यहाँ पर मौजूदा स्तरों से बाय रिकमेंडेशन आती हुई, और अब देख भी सकते हैं कि 2% की तेज़ी। कल भी ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर बना था। आज एक पॉजिटिव खबर भी है।
और मोमेंटम सस्टेन होता हुआ। बट इस बीच वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के लिए खबर आती हुई कि यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, लगभग 3.7 करोड़ के जो शेयर्स हैं उनकी अदला बदली हुई है, जो कि 26% इक्विटी जो है कंपनी की बनाती है। और स्टॉक के बाद इस खबर के बाद स्टॉक में लगभग 4% का शानदार मूव हमने देखा है। एक बार हरीश जी अपना व्यू दीजिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि वॉल्यूम्स तो होंगे बट ओवरऑल आप सेटअप वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का कैसे देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए स्टॉक में किस तरीके की पिटाई हुई है। पिछले 3 महीने ही देखूं मैं, 3 से 4 महीने तो 400-500 के आसपास था, 380 के भी नीचे है। कैसे देख रहे हैं आप स्टॉक को? नहीं, अगर देखा जाए तो देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज में स्टॉक में लगातार हमने एक गिरावट देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से। अब बिल्कुल वहाँ पे न्यूज़ के चलते थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक में रेजिस्टेंस बने हुए हैं, जो स्पेशली देखा जाए तो 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये 400 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए फिलहाल के लिए। तो बेटर है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जब तक 400 के ऊपर सस्टेन होता है तब जाके मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक। करें, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाएं, पर धीरे धीरे करके देखिए आप टिकर पे देख पा रहे होंगे कि 6% के मूव आपको फिलहाल वीआईपी इंडस्ट्रीज दिखा रहा है। देखते हैं कि आज कौन से सेलर्स और बायर्स की लिस्ट जो है वो सामने आती है, वो सबसे इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट इस बीच धीरे धीरे करके जितने भी पीएसयू काउंटर्स हैं उनमें जो मोमेंटम पकड़ा है, उसी लिस्ट में से एक बार एनटीपीसी पर भी राय लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि पावर डिमांड पिछले 2 महीने के बाद हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। हाल फिलहाल पावर डिमांड जो है वो काफ़ी कम थी और ये लगातार हम देख रहे थे पिछले 6 महीने से भी, क्योंकि इस बार बारिशें काफ़ी अच्छी हुई तो इसलिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद जिस तरीके से ठंड पड़ रही है या फिर अन्य फैक्टर्स, तो इस बार पावर डिमांड जो है उम्मीद से कम ही रही थी, बट अब जाके थोड़ा उसमें रीबाउंड आया है। एक बार सौमिल आपका व्यू एनटीपीसी पे टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड भी कह सकते हैं और काफ़ी ठंडा स्टॉक भी। आप देखिए कई दिनों से कुछ बड़े मूवमेंट्स हैं नहीं, बट क्या आपको लगता है यहाँ से चलने के लिए तैयार है? एनटीपीसी अगर आप ओवरऑल देखिए तो बहुत ही म्यूटेड है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है इन द वीकली मंथली चार्ट्स। सो नो डाउट इस समय ट्रेंड डाउन है, लेकिन अगर ये 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर 327-28 वहीं पे ही चल रहा है ऑलमोस्ट, उसके ऊपर थोड़ा सा सस्टेन हो जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस आ सकता है, एंड द बाउंस कैन गो टू 200 डेली मूविंग एवरेज, जो एक हर्डल बनेगा इन द मीडियम टर्म आउटलुक विच इज 335। तो यहाँ पर इस समय बहुत सारे हर्डल्स हैं, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करिए, मीडियम टर्म पोजिशनली ट्रेड करने की कोशिश ना करिए। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, तो वो आप डेफिनेटली रख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिनेरियो एनटीपीसी के बहुत ही अच्छे हैं इस समय। लास्ट अगर आप 6 महीने का चार्ट देखें तो बहुत ही म्यूटेड है। आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों के ब्रेकआउट के लिए आप वेट करें और उसके बाद इसके अंदर पोजीशन लेने की कोशिश करें। ठीक है, एनटीपीसी को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन इंफ्रा स्पेस में एक कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयर को जरा लेकर आइए। हमने देखा था कि भारी पिटाई हुई थी केएनआर कंस्ट्रक्शंस की, और जो Q2 के जो नंबर्स आए थे वो भी काफ़ी कमज़ोर आए थे, लेकिन एक वी शेप रिकवरी आ रही है। लगातार 4 सत्र से ये शेयर चल रहा है और 170 रुपये पर ये पहुंच गया, 150 रुपये तक गिर के आ गया था ये केएनआर कंस्ट्रक्शंस का शेयर। राय इस पर हरीश जी आपकी क्या करनी चाहिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस में? क्या इसका बॉटम बन गया, अब ये शेयर और चलेगा यहाँ से? केएनआर कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो देखिए लगातार बिल्कुल हमने थोड़ा बहुत पिक वाले देखने मिल रहे थे, लेकिन स्टॉक प्राइस अभिषेक ये थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, जस्ट मुझे 2 मिनट। ठीक है, सोमिल जी अगर आपके पास अगर इसके चार्ट अगर अवेलेबल हैं, आपकी राय क्या होगी केएनआर कंस्ट्रक्शंस को लेकर? क्योंकि हम देखते हैं कि बजट आने से पहले ना ये इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ये सारे स्टॉक्स थोड़े गर्म होने लगते हैं। एब्सोल्युटली, केएनआर कंस्ट्रक्शन में लास्ट अगर आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो बहुत
बहुत ही शार्प मूव है। 143 के आसपास का लो बनाया था और अभी 170 पे चल रहा है विद इन 3-4 डेज, विच इज वेरी शार्प। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म में ट्रेड करनी सलाह तो मैं नहीं, डेफिनेटली नहीं दूंगा, लेकिन जिसकी पोजीशन अभी बनाई है, मुझे लगता है पहला टारगेट 182 का होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये 200 डेली मूविंग एवरेज तक बाउंस दे सकता है। देयर आर चांसेस, वेरी हाई चांसेस, विच इज अराउंड 200-205 तक। तो 200 के टारगेट्स आप लेके चले, लेकिन मैं मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी का शॉर्ट टर्म में पोजीशन ऑलरेडी है तो आप 200 के टारगेट के लिए या 180 के टारगेट के लिए आप ओपन रख सकते हैं पोजीशन, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। केनार कंस्ट्रक्शन के लिए 7% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। स्मॉल कैप वाली कंपनी है और मूव इसमें तगड़ा आ रहा है। इस बीच ओसवाल पंप को लेकर खबर है कि MSEDCL से 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनसे ऑर्डर मिला है एकमे सोलर को और करीब करीब 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। एक और इस पर भी व्यू आगे ले लेंगे, लेकिन निमेश भाई आपने कोल इंडिया पर भरोसा जताया था, हमने इसको हाईलाइट भी करवाया था। 2.25% ऊपर अभी शेयर है, 412 रुपए का आज इसने हाई तो लगा दिया और अपने रिकॉर्ड हाई से अभी 5 रुपए की दूरी पर रह गया है। में भी थोड़ी तेजी और बढ़े, आपने तो टारगेट शायद 425-430 के दिए हुए हैं ऑलरेडी। एक और स्पेस जहां पर आज हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल्स का। अगर मान लीजिए बैंकिंग में लिक्विडिटी अगर बढ़ती है तो फिर वो किसको एक्सटेंड होगी? वो NBFCs को भी एक्सटेंड तो होगी बैंकों की तरफ से, तो उसके बेनिफिशियरी होंगे ये। श्रीराम फाइनेंस की तो अपनी वजह है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे शेयर निफ्टी के टॉप गेनर में है। बजाज फिंसर भी चल रहा है। कोई एक शेयर जहां पर आपका कन्विक्शन ज्यादा हो ट्रेड के लिहाज से? फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर रेंज में घूम रहा है 290, ऊपर में 330, काफी टाइम से एक रेंज है। और रेंज में भी फिलहाल भी हम लोगों ने देखे तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से बाइंग हुआ है, हमारे मंडे के क्लोजिंग शो के अंदर भी जियो फाइनेंस के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन था। मैं मानता हूं कि ऊपर में 310-315 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो जियो फाइनेंस के अंदर बेट लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर मोमेंटम प्ले करना है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो अपने ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड करा है, वहां पर भी एक बेट लगा सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस भी अपने जो कुछ भी आपने बताया कि उसके अलग पॉइंट ऑफ व्यू में चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मोमेंटम प्ले करना है तो श्रीराम फाइनेंस के अंदर भी जो है वो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक के अंदर व्यू बुलिश है, यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। चलना चाहिए फाइनेंशियल स्टॉक्स को लेकर रहा है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो मैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा था कि दूसरी तिमाही के इनके नतीजे भी काफ़ी मजबूत थे और खास करके ऑटो फाइनेंसिंग बिजनेस में यहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और पिछले एक महीने में देखें तो 14% के आसपास की तेजी, 3 महीने में करीब करीब 28% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। स्वामी जी, क्या लग रहा है M&M फाइनेंशियल्स यहाँ से और चल सकता है? यही सवाल मैं हरीश जी आपसे पूछूंगा। उम्मीद करते कि इस टेक्निकल दिक्कतें खत्म हो गई होगी। M&M फाइनेंशियल्स के चार्ट को देखकर बताइए, क्या और बढ़ने की गुंजाइश यहां से लग रही है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। अगर स्पेशली हम लोग M&M फाइनेंस की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आगे जाके, क्योंकि अगर जिस तरीके से एक स्टॉक प्राइस जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकाल चुका है, जो 2023 के हाईज थे 345 के आसपास, वहां से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस आगे भी देखने मिल सकता है। तो किसी के पास बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि उसके लिए भी अभी फिलहाल के लिए बाइंग भी यहाँ पे अब मैं एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत चल चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें स्टॉक में पोटेंशियल है आगे अच्छा खासा रिटर्न्स देने का। तो पोजिशनल के बेस में भी मुझे यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, जहाँ पे ऊपर की ओर टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो 445 से 450 का लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक प्राइस 500 के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है और पोटेंशियल है स्टॉक में तेजी का। और पोटेंशियल तेजी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 500 के ऊपर भी जाने की संभावना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आ रही है और साथ ही टेक्निकली भी अभी लग रहा है कि यहाँ पे और बढ़ने की संभावनाएं हैं। चलिए, इस बीच लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी आ गए हैं यस सिक्योरिटीज से। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, आपसे शुरुआत करेंगे। JM फाइनेंशियल्स के साथ
यहाँ पर भी पॉजिटिव ब्रेकआउट दिख रहा है, 200 DMA के ऊपर है। आज भी 1% की तेजी दिख रही है, कल भी तेजी दिखी थी। चार्ट देकर सर बताइए जेएम फाइनेंशियल्स पर आपकी क्या राय है, फिर आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताइएगा। जी शुभ प्रभात मिस मोहन जी और सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक ट्रैक्शन तो देखने को मिला है, 200 DMA के पास एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। सो काफी दिनों से ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था। कल के सेशंस में कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिला था, बट जैसे ही ये थोड़े से ऊपरी स्तर पे पहुंचा तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि साइडवेज ही रहने वाला है जब तक ये स्टॉक 150 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है। अगर 150 के ऊपर की क्लोजिंग देता है देन आफ्टर फिर यहाँ पर एक बुलिश रिकमेंडेशन देना बनता है और वहां से स्टॉक जो इसके 50 SMA लेवल्स हैं उनको रिटेस्ट कर सकता है, जो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 156 के आसपास। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 150 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर 156 टारगेट के लिए यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है जेएम फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल्स को लेकर पॉजिटिविटी आगे भी बनी रह सकती है, ऐसे आपका भी अनुमान है। सर आप बताइए, आप अपने ओपनिंग ट्रेड्स क्या लेकर आए हैं आज? ओपनिंग ट्रेड में मुझे एक स्टॉक काफी बेहतर लग रहा है। कोल इंडिया यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, बड़े लंबे समय बाद इस स्टॉक ने अपने सितंबर मंथ के पीक के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल के सेशंस में भी अच्छी खासी रिकवरी कोल इंडिया में देखने को मिली थी। तो और जिस तरीके से आज इसने अपने सितंबर पीक को निकाला है तो हमें लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम बना रह सकता है। तो अगर हमें ये थोड़ा सा डिप पे मिलता है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 405 406 के आसपास, सो वहां पर एक बाइंग करने की सलाह रहेगी और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 395 का करना है और जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं वो 425 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे एक्सपर्ट है आप जो आपका पॉजिटिव व्यू है, और आज तेजी भी देखिए, कल भी तेजी और आज भी ये तेजी कंटिन्यू हो रही है। हमने बताया भी था कि पॉजिटिव ब्रेकआउट भी दिख रही है बाजार खुलने से पहले भी। कैप्री ग्लोबल पर एक राय ले लेते हैं हरीश जी, बताइए ये यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? ये स्टॉक भी 200 DMA के ऊपर है, उसके आसपास ही है, क्या लग रहा है? क्या कुछ फेक ब्रेकआउट तो नहीं है या कुछ पॉजिटिविटी है? दिन के दौरान कुछ तेजी और एक्सटेंड हो सकती है क्या? देखिए कैप्री ग्लोबल में अभी भी कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं रहा है। स्टॉक प्राइस में थोड़ा अभी भी कंसोलिडेशन में है और लगातार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। इसमें लॉन्ग पोजीशन अभी बिल्टअप नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से करेक्टिव फेज है लगता है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। सपोर्ट 170 के आसपास है, मुझे लग रहा है कि इसके आसपास अगर टिकता है तो एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए। 170 के ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बाइंग के लिए कोशिश किया जा सकता है। ऊपर के लेवल देखा है तो रेजिस्टेंस बन रहा है ऑलमोस्ट 191 से 200 के आसपास। मुझे लग रहा है कि 170 के आसपास आता है तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ऊपर 190 से लेकर 200 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो अगर बाइंग करते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 162 का। 170 के पास बाइंग का रिकमेंडेशन है। और राइट, तो चलिए कैप्री ग्लोबल यहाँ पर आपके लिए एक व्यू पर आज हम देख रहे हैं कि आईटी पैक जो है फिर से पिछड़ता हुआ दिख रहा है और ख़ास तौर से कोफोर्ज देखिए यहाँ पे लगातार दूसरे दिन आप बिकवाली देखेंगे। कल ही हम आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि जो उनकी फ़ंड जुटाने की बैठक है, देखिए कल तो छुट्टी है यानी फ्राइडे को उनकी फ़ंड जुटाने की बैठक है। अब कितने अमाउंट का अप्रूवल आता है वो सब देखना इंपॉर्टेंट होगा, बट कहीं ना कहीं बाजार को ये पसंद नहीं आया है क्योंकि बैलेंस शीट आगे किस तरीके से जाएगी। अभी इनके लेटेस्ट अधिग्रहण की न्यूज़ के चलते जो है कंसर्न्स थे कि किस तरीके से उनकी बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा और उस स्टॉक में भी हमने गिरावट देखी। पर विप्रो, टेकएम, इन्फोसिस ये कुछ काउंटर्स ज़रूर बन चुके हैं आपके आज निफ्टी के टॉप लूजर्स। तो आईटी पैक तो क्लियर कट जो है एक आज बैक सीट लेते हुए दिख रहा है। पर लक्ष्मीकांत जी, एक तो कोफोर्ज पे राय दीजिए क्योंकि मैं देख पा रही थी कि कल की गिरावट जो है आज कहीं ना कहीं फिर से हावी हो रही है, और इसके अलावा बाकी अन्य आईटी काउंटर्स में से कोई और स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? जी कोफोर्ज के स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है। अगर लोअर लेवल्स टूटते हैं जो कि 71,740 के हैं तो यहाँ पे फर्दर करेक्शन बढ़ सकता है। ऑलरेडी इस स्टॉक ने अपने जो 50 SMA लेवल्स है उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट का रिकमेंडेशन दिया जा सकता है।
अगर 1740 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोअर साइड के जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि 1680 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कोफोर्ज में शॉर्ट अगर फ्यूचर में मिलता है 1740 के नीचे तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट का रिकमेंडेशन देना चाहेंगे। तो इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अभी फिलहाल 1790 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। वहीं पर अगर हम और दूसरे स्टॉक देखें तो वहां पर भी हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर विप्रो पर नजर डालते हैं तो विप्रो में हमें एक डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो अगर ये स्टॉक में रिट्रेसमेंट आता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 265 तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे हम विप्रो में बाइंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर वहां से रिवर्सल मूव देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में अपसाइड का मूव बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें 280 तक के लेवल्स विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। का लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड की स्ट्रैटेजी सामने आते हुए जहां पर कोफोर्ज में एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, यहां पर एक नज़रिया। और साथ ही विप्रो वो काउंटर जिसने हाल फिलहाल कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट किया ही नहीं है और एक लंबे समय से जो है काफ़ी साइलेंट बैठा हुआ है। प्लान्स अच्छे हैं बट यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर जा सकता है। और ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप देखें तो 480 के टारगेट्स लक्ष्मीकांत जी बोल रहे हैं। बट देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की थी कि 26% इक्विटी चेंज हुई है, उनके हैंड्स चेंज हुए हैं। 3% की तेज़ी थी, अब 8% की तेज़ी आप उस काउंटर में देखेंगे। अब देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि 26% सिर्फ एक ही बायर ने खरीदा है, क्या ये सीधे सीधे डील हुई है या फिर अब म्यूचुअल फंड बाइंग और अलग अलग प्लेयर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और बेचा किसने है? आमतौर पर प्रमोटर ही इतनी बड़े हिस्सेदारी बेचेंगे, बट इसकी और डिटेल्स हम निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट आज जिस तरीके से मेटल्स की चाल है, ऐसे में देखिए अब हिंद कॉपर 5% से ज़्यादा की तेज़ी। एक बार ग्रेफाइट कंपनीज़ पर भी व्यू ले लेते हैं। देखिए आमतौर पे बेहद वॉलेटाइल रहती हैं। आप HEG को देख लीजिए, ख़ास तौर से एक तरफा मूव देती है ये काउंटर्स, तो उस लिहाज से थोड़ा सावधान भी आपको रहना चाहिए। बट क्योंकि मेटल से रिलेटेड काउंटर्स ये ज़रूर है, तो ऐसे में जब मेटल्स चलते हैं हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोड कंपनीज भी मूव दिखाती हैं। एक बार हरीश जी आपकी राय HEG पे 4% का मूव, बट कैसे देख रहे हैं आप इसका सेटअप? बिल्कुल, अगर देखा जाए, देखिए आपने सही चीज़ बताया कि जब मेटल स्टॉक चलते हैं उस टाइम पे ग्रेफाइट और कार्बन के जो स्टॉक्स है वहाँ पे भी माइनिंग के स्टॉक्स है, वहाँ पे मोमेंटम देखने मिलता है। अगर HEG की स्पेशली बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 515 के आसपास, तो वहाँ से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आज की तेजी एक्सटेंड हो सकती है और भी जो कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक प्राइस बाहर निकला हुआ है, मुझे लग रहा है कि और एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर के लिए शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जो लग रहा है कि 590 से 600 के लेवल्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि रिसेंट हाइस ऑलमोस्ट 605 के आसपास एक छोटा सा रेसिस्टेंस है रिसेंट हाइस का। तो मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, और किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो बिल्कुल थोड़ा डिप्स में मिलता है समथिंग अराउंड 550 के आसपास। मुझे लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है इसमें। अभी भी स्टॉक प्राइस में पोटेंशियल है ऊपर 605 तक का जाने का, तो हो सकता है कि बाइंग कर सकते हैं थोड़ा डिप्स में 550 के आसपास। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 530 का, और ऊपर के टारगेट्स बनेंगे 600 से 605 का शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस होना चाहिए 530 का HEG के लिए। और चोलामंडलम की मैनेजमेंट हमारे सहयोगी चैनल पर जुड़े हुए हैं और कुछ क्लैरिफिकेशंस उनकी तरफ से आ रहे हैं, कुछ जानकारी भी वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोबरा पोस्ट ने अरुण सेल्वन डी, उन्होंने कहा कि कोबरा पोस्ट ने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और उनमें दम नहीं है, और नियमों में जो हुए अपडेट को ध्यान में उन्होंने नहीं रखा कोबरा पोस्ट ने। तो ये सारी क्लैरिफिकेशंस उनके शेयर में देखने की कल भी अच्छी रिकवरी आई थी और आज करीब 0.25% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम मार्केट की बात करें तो एक रेंज में देखिए फिर से फंसता हुआ आपको नजर आएगा। इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आ गया है और नीचे 9.35 इंडिया विक्स नरमी के साथ आपको दिखाई देगा, और निफ्टी 26,200 के आसपास आके फिर से आपको स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। कल भी हमने देखा था कि 26,222 तक गया तो था, लेकिन वहां पर सस्टेन कर नहीं पाया था।
और फिलहाल 30 अंकों की बढ़त है। निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि 59,500 के रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा रुका हुआ है। लगभग 125-150 अंकों के आसपास की तेजी इस वक्त आपको दिखाई देगी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बेहतर नजर आएगा, 867 डिक्लाइन से, लेकिन डबल लगभग 1716 एनएससी पर एडवांसेस के ये आंकड़े हैं। लेकिन एक और मेहमान को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल बोथरा, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। कुणाल जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहाँ कन्विक्शन आ रहा है आपका? स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम लग रहा है और मैं कुछ एक स्टॉक्स यहाँ से पिक करूँगा। GMDC काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट बन सकता है। 535-540 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंट लेवल से। एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट और एक स्विंग पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है ये डेली चार्ट्स पर। तो मैं GMDC पे बुलिश रहूँगा। यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 560 का, स्टॉप लॉस 530 का रख सकते हैं। और ABB काफ़ी महीनों के बाद में ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम वापस अग्रसर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अपने इस बार इस मूव में 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा हायर साइड पे। तो मैं ABB इंडिया पे बुलिश रहूँगा। टारगेट रख सकते हैं 5450 का और स्टॉप लॉस 5150 का। ठीक है, 5450 का टारगेट होगा, 5150 का होगा इसके लिए स्टॉप लॉस। ABB इंडिया करीब 1-1.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 5250 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, तो लगभग 100 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस। और इसके अलावा GMDC, अच्छा माइनिंग कंपनियां कमाल कर रही हैं। जो माइनिंग वाली कंपनीज हैं, अगर जैसे मेटल और माइनिंग का तो बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, मेटल्स भी तो आखिर माइन करके निकाले जाते हैं। GMDC में बेहतरीन तेजी है और तेजी और बढ़ते हुए देख रहे हैं कुणाल जी। 560 रुपए के टारगेट हैं। NMDC हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सारे के सारे माइनिंग स्टॉक्स हैं। लेकिन मेटल में भी कमाल हो रहा है। एक बार जरा फिर से वेदांता का शेयर आप स्क्रीन पर लेकर आइए। तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 600 रुपए की तरफ बढ़ गया है वेदांता। करीब 0.25% की तेजी फ्यूचर्स में हमें दिखाई दे रही है वेदांता में। और वेदांता की आज की जो तेजी होगी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये 12वें 17वें शेयर ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो NCLT से जो डिमर्जर को लेकर अप्रूवल आए, डिविडेंड को लेकर जो प्लान्स हुए, हिंदुस्तान जिंक में जो रैली चल रही है चांदी के चलते, ये तमाम चीजें वेदांता को ऊपर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। और इनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल का एक बयान भी काफी चर्चा में है, लक्ष्मीकांत जी। उन्होंने कहा है कि डिविडेंड तो हमारे ब्लड में है, डिविडेंड इज इन माई ब्लड। उसकी काफी चर्चा और वेदांता रुक नहीं रहा है। शानदार रिटर्न इस साल दिए हैं वेदांता ने। अब 600 रुपए के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। 500 रुपए के लगभग 510-515 से शेयर जो चला, अब ये 600 पर खड़ा है। राय आपकी वेदांता के लिए, क्या और चलेगा यहां से? जी अभिषेक जी, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था वेदांता में 520, 525, 530 के ऊपर। उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और अभी तक यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम के जो स्ट्रक्चर है उसी के अनुसार ही ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिनों के सेशंस में देखें तो हल्की फल्की रिकवरी, एक शॉर्ट टर्म ब्लिप हमें देखने को मिला था, बट आज फिर से ये अपसाइड के मोमेंटम को रीगेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी लगता है कि अभी भी स्पेस है और ये स्टॉक यहाँ से भी मुझे लगता है कि 615, 620 तक लेवल तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर जब तक स्टॉक 580 के ऊपर रहता है तब तक इसमें बुलिश ट्रेंड के साथ ये ट्रेड हो सकता है। और यहाँ से मुझे लगता है कि 615, 620 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वेदांता में। ठीक है, वेदांता को लेकर ये व्यू हो गया। एक बार फिर से जरा हम जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं जरा उनकी बातचीत करते हैं, क्योंकि आज के फ्लेवर में आपको वही दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, M&M फाइनेंशियल, ये तमाम स्टॉक्स आज बढ़िया मोमेंटम में हैं। और बैंकिंग में अगर आप देखेंगे, निफ्टी बैंक अपनी तेजी को थोड़ा बढ़ा रहा है, 150 अंकों के आसपास का उछाल है। लेकिन जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज है, मुथूट और मणप्पुरम, एक बार जरा फिर से आप लेकर आइए। मणप्पुरम में जो तेजी है हम देख रहे हैं कि आज करीब 3.5% का उछाल है और ये डे हाई पर, इनफैक्ट 52 वीक हाई पर आपको ये शेयर दिखाई देगा। मुथूट की बात करें, मुथूट में भी बेहतरीन तेजी है और ये भी 52 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको शेयर दिखेगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही ये शेयर आपको नजर आएंगे। और मुथूट की जो तेजी रही है, चूंकि गोल्ड फाइनेंसिंग काम करती है, अगर आप गोल्ड से तुलना करेंगे तो इस साल में गोल्ड से ज्यादा रिटर्न मुथूट फाइनेंस से बना के दे दिए हैं। कुणाल जी, आपके राय मुथूट या मणप्पुरम को लेकर,
क्या फर्दर अप मूव आप देख रहे हैं और यहां से भी तेजी करनी है क्या? जी हाँ, आई थिंक मनप्पुरम स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा खास लग रहा है बिकॉज इस पूरे साल में मुथूट फाइनेंस ने एक क्लासिक आउट परफॉर्मिंग रिटर्न दिया था, गोल्ड के रिटर्न्स को ऑलमोस्ट मिरर किया था, बट मनप्पुरम फाइनेंस समहाउ अंडर परफॉर्म कर चुका था। लास्ट 3 से 4 महीने स्टॉक 300 के आसपास जाके अटक जाता था, या उसकी जो ब्रेकआउट की पोटेंशियल थी वो वहाँ पे जाके एक रेजिस्टेंस से मीट कर जाती थी 300 के आसपास। तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि स्टॉक 300 के लेवल्स को क्रॉस करके इस ब्रेकआउट के न्यू रेंज में वापस आ रहा है। तो मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ से काफ़ी अच्छा बेट बन सकता है। इंटरेस्टिंगली अगर शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में हम कोरिलेशन देखें तो लास्ट 1 महीने 2 महीने के आसपास से मनप्पुरम फाइनेंस थोड़ा सा ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड स्टॉक बन गया है गोल्ड के साथ में। मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, तो उस लिहाज से मुझे भी लग रहा है कि मनप्पुरम फाइनेंस एक अच्छा बेट बन सकता है। 315-320 का एक इमीडिएट टारगेट रख सकता है, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर गोल्ड यहाँ से और रैली कर देता है तो मेरा मानना है कि मनप्पुरम फाइनेंस एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। ओके, तो आगे भी हो सकता है कि ये तेजी जारी रह सकती है। 320-325 तक के तो टारगेट आप दे ही रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन आईटी शेयर्स काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। कोफोर्ज में कल भी काफ़ी गिरावट थी, आज भी देखिए 2% नीचे है। टेक महिंद्रा 1.25% नीचे हैं। विप्रो, इन्फोसिस सब में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी दिख रही है और नए शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर। कुणाल जी, क्या राय है, ये आईटी स्टॉक्स ये जो गिरावट 2 दिनों से दिख रही है, क्या करना चाहिए इस गिरावट पे? कुछ मौके दिख रहे हैं बाइंग के या अभी शॉर्ट साइड में रहें? नहीं, शॉर्ट साइड में तो नहीं। इनफैक्ट मैं लास्ट 2 महीने पहले से मैंने एक आईटी में कॉन्ट्रा बाय दिया था जब इंडेक्स 36,000 के नीचे था स्पॉट लेवल्स पे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक आईटी स्टॉक्स एक न्यू ट्रेंड की तरफ वापस जा रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो अपने जैन फेब हाइस के आसपास वापस आ चुका है। जब निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक हाई बनाया था वो 39,500 के रेंज के आसपास है स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि आई थिंक एक पॉज है, एक माइनर रेजिस्टेंस टेस्ट है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2-3 दिन से हम थोड़ा सा एक सेक्टरल अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में। बट अगर ये स्टॉक्स 5% ब्रॉडली करेक्ट कर जाए अपने प्रीवियस स्विंग हाई से, या अगर हम इंडेक्स की बात करें तो करीबन 38,000 लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स आ जाए, तब मेरा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स स्टॉक्स के लिए। ओके, तो 5% की गिरावट अपने रिसेंट स्विंग हाई से अगर नीचे आता है तो एक अच्छा बेट होगा। लेकिन आप देखें तो निफ्टी आईटी पिछले 1 दशक के अगर आंकड़े देखें तो ये लगातार दूसरा सबसे कमज़ोर साल रहा है निफ्टी आईटी के लिए। बड़े स्टॉक्स भी अभी, हालांकि अक्टूबर के बाद से कुछ रिकवरी भी लौटी थी, उसके बावजूद अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। आज कुछ दिग्गज फार्मा कंपनियां भी कमज़ोर दिख रही हैं, जिसमें आप डॉक्टर रेड्डीज देखिए, यहाँ पर भी करीब 1% की गिरावट दिख रही है। कुछ और सन फार्मा में करीब 1% की गिरावट है। ग्लेनमार्क लाइफ, टोरेंट फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर आज काफ़ी गिरावट। ल्यूपिन पर भी दबाव दिख रहा है। लक्ष्मीकांत जी, फार्मा सेक्टर्स आज कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स कमज़ोर हैं, यहाँ से कुछ राय बन रही है क्या खरीदारी की? जी, अगर निफ्टी फार्मा के ओवरऑल चार्ट को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म डिप हमें देखने को मिल रहा है, बट अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी फार्मा का पॉजिटिव ही है। तो हमें लगता है कि जो डिप होता है, डिप जो आने वाला है वहां पर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर निफ्टी फार्मा में लेवल्स की बात करें तो अभी भी स्टॉक अपने 20 डे SMA के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी 22,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। मुझे लगता है कि अभी 1 से 2 दिन और हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट अगर हम फर्दर ब्रेक थ्रू 23,000 के ऊपर मिलता है तो फिर से निफ्टी फार्मा में हमें एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बना हुआ है। विद इन द स्पेस हमें ग्लेनमार्क, ऑरो फार्मा, ग्रैन्यूल्स, ये जो 3 स्टॉक हैं ये बेहतर लग रहे हैं। हालांकि ग्लेनमार्क में हमें 3 दिनों पहले एक ब्रेकआउट मिला था और अच्छे खासे अपसाइड के मूव भी देखने को मिले थे। आज के सत्र में यहाँ पे हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक जो इसका जो अभी प्राइस स्ट्रक्चर है अभी वो अपने बुलिश क्रॉस ओवर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जो ये जो पॉजिटिव क्रॉस ओवर है वो 120 DMA में देखने को मिल रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म डिप हमें 2000 के आसपास मिलता है तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है।
और फिर से अगर रिबाउंड देखने को मिलता है तो यहाँ से हमें 2140 के लेवल्स ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर ऑरो फार्मा की बात की जाए तो अभी भी इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, स्टॉक अभी भी 20 डीएमए लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये फिर से स्टॉक 1235 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक फर्दर ब्रेक थ्रू अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो ऑरो फार्मा 1280 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर जो सपोर्ट है वो 1200 का है, जहां पे इसके 20 डीएमए लेवल्स हैं। उसी सपोर्ट के साथ यहाँ पर हम बाइंग के लिए इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ग्लेनमार्क और अरविंद फार्मा और साथ ही ग्रैन्यूल्स फार्मा स्पेस से अभी भी ठीक लग रहा है और साथ ही साथ देखते हैं कि किस तरीके का आगे मोमेंटम रहता है। बट इस बीच एक और काउंटर जिसमें एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस, और धीरे धीरे करके ही सही। अब देखिए आज स्टॉक में एक अच्छा मूव रहा है, शुरुआती सत्र से ही स्टॉक ने एक मोमेंटम पकड़ा और अब 2% की तेज़ी। कुणाल, एक बार इस पे आपका व्यू, क्योंकि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन तो है बट क्या यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा? क्या व्यू रखते हैं आप बजाज फाइनेंस पे? तो मेरा मानना है कि काफ़ी टाइम लग सकता है स्टॉक को शायद इस ब्रेकआउट देने के लिए, बिकॉज ये जो लास्ट 2 महीने में से जो पैटर्न बनाया है लोअर हाइज का बजाज फाइनेंस ने, ये इंडिकेट कर रहा है कि हर 20 रुपये 30 रुपये जंप पे स्टॉक में एक रेजिस्टेंस का एक मूव बन सकता है। तो करंट लेवल जिसके 1030 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो नियर रेजिस्टेंस है वो करीबन 1060 1055 का है बजाज फाइनेंस पे, हायर साइड पे 1080 85 का है, और जो एक फाइनल रेजिस्टेंस है वो करीबन 1100 1105 का है। तो लगभग हर 20 पॉइंट के जंप पे एक मेजर रेजिस्टेंस है बजाज फाइनेंस के लिए। तो उसको क्रॉस करने के लिए जनरली हम कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है स्टॉक प्राइस में। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड हो सकता है स्टॉक में यहाँ पे, बट ये जो मोमेंटम की चाल है ये थोड़ी सी शायद पॉज ले सकती है बजाज फाइनेंस के लिए। ऑलराइट, तो चलिए बजाज फाइनेंस पे नज़र ज़रूर रखेंगे। पर इस बीच वक्त तो चला है आपको बताने का कि ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति, और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज आपको ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल मौजूद हैं। रत्नेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक्स पे है आपकी नज़र? हाय, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों, नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चांदी की तेजी का बेनिफिट जो कंटिन्यू हिम जिनको मिल रहा है अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। 2 दिन का मोमेंटम इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट, काफी लंबी तेजी के लिए तैयार है। यहाँ पे 630 का कॉल लेने की सलाह रहेगी 9 रुपए के आसपास में। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर जो टारगेट बन सकता है वो 17 रुपए का, जो इसमें लॉस बन सकता है 4900 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 9800 का। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव नज़रिया है, काफ़ी नज़दीक की कॉल, 630 की कॉल खरीदने की राय दे रहे हैं। 9 रुपये पे 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, 5 रुपये का आप इस पे माफ़ कीजिएगा 17 रुपये का लक्ष्य है, 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश आज की ये कॉल देने के लिए। तो 3% का मूव ऑलरेडी है, ऑप्शंस प्रीमियम हाई होंगे बट कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है। 17 रुपये के टारगेट्स के लिए आप ये कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। पर हम आपको ये भी बता दें कि ऑप्शन सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो उसको ध्यान में ही रखकर ट्रेड लें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फोकस करेंगे नायका पे भी, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जो है एक अच्छा मूव हमने नायका पे देखा था। एक रिपोर्ट भी आई थी और आज के सत्र में फिर से देखें तो नायका में एक अच्छा मूव हम आते हुए देख रहे हैं। लगभग 2% की तेज़ी आज आप नायका के शेयर में देखेंगे। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रखते हैं आप नायका पे, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों से ऑलरेडी एक अप मूव में है, आगे के लिए क्या व्यू बनाएं? देखिए लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिल रही है। 100 डीएमए का नायका ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद कंसिस्टेंट बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। अब स्टॉक अपने बुलिश क्रॉस ओवर भी ये स्टॉक शो कर रहा है, जो कि अभी फिलहाल 20 और 50 डीएमए के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पॉजिटिव फॉर्मेशन डेली के चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक फर्दर अपसाइड के मूव अभी भी बने रह सकते हैं। नियर टर्म के लेवल्स 270 तक आते हुए हम देख सकते हैं। हालांकि 270 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी है, पिछली बार भी यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिला था। तो अगर ये आने वाले समय में 270 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां से फिर से हमें एक
अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 270 के ऊपर सस्टेन होता है तो देन आफ्टर हमें 285 से लेकर 290 के रेंज तक के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 250 का एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। पिछले कैंडल का जहां पे हैमर फॉर्मेशन बना था उसका लो यहाँ के आसपास ही, इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक नाइका 250 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 270 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर वहां पे कुछ कंसोलिडेशन होता है देन आफ्टर अपसाइड के मूव देख पाएंगे, तो देन आफ्टर हमें 285 290 के रेंज में नाइका आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। 290 तक के रेंज में जाते हुए आपको नाइका दिख रहा है। आपने बहुत सारे स्टॉक्स पे राय दी है, इन सारे स्टॉक से जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं लक्ष्मीकांत जी? जी, उनमें से कोल इंडिया हमने अपने क्लाइंट्स को भी बाय दिया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात किया हुआ है वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। हालांकि हमारे यस बैंक या यस सिक्योरिटी लिमिटेड के जो भी क्लाइंट हैं उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक रिकमेंडेशन में हो सकता है। ओके, आपके तरफ से डिस्क्लेमर क्या है हरीश जी? बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है उसका हमने हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं या रिकमेंडेशंस भी दिए हो सकते हैं। ऐसा पर्सनल में मेरे स्टॉक में पोर्टफोलियो में है नहीं, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया अभी तक। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, मार्केट लाइव को यहीं समेटेंगे। मुझे और अभिषेक हम लोग बने रहेंगे। 10 बजे के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 10 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सृष्टि को यहाँ से इजाज़त दीजिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।